हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सभी को मध्यकालीन भारत के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लुसेंट से बनेंगे वो सारे के सारे मैं डील करने जा रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन को। अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में किया। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि अरबों के द्वारा सबसे पहला सफल आक्रमण कौन सा था, तो भारत पर पहला सफल आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में किया गया। अरब आक्रमण के समय सिंध पर दाहिर का शासन था। किसका शासन चल रहा था सिंध पे? तो दाहिर का था। और गजनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो अल्पतगीन ने गजनी साम्राज्य की स्थापना की थी। अल्पतगीन के समय गजनी साम्राज्य की राजधानी गजनी थी। अल्पतगीन का जब राज चल रहा था तो उस समय उसकी राजधानी गजनी थी। प्रथम तुर्क आक्रमण के समय पंजाब का शासक कौन था? तो जयपाल था। प्रथम तुर्क आक्रमण के समय आपसे पूछा जाए पंजाब का शासक कौन था, तो जयपाल था। नेक्स्ट क्या है? अल्पतगीन। यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया कि अल्पतगीन के बाद गजनी की जो गद्दी थी, गजनी का जो साम्राज्य था उसको किसने संभाला फिर? तो सुबुक्तगीन बैठा। अल्पतगीन के बाद गजनी की गद्दी पर सुबुक्तगीन बैठा। यहाँ गाड़ी लिखा हुआ है वो मिसप्रिंट हो गया, आप ध्यान दीजिएगा। क्यों? जो गद्दी है उस गद्दी पर सुबुक्तगीन बैठा। किसके बाद? तो अल्पतगीन के बाद। महमूद गजनी सुबुक्तगीन का ही पुत्र था। महमूद गजनी जो है किसका पुत्र था? तो सुबुक्तगीन का पुत्र था। नेक्स्ट है कि महमूद गजनी 998 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। वह इस वक्त 27 वर्ष का था। जब गजनी महमूद गजनी गद्दी पर बैठा संभालने के लिए अपने राज्य को, तो उस समय उसकी उम्र जो है मात्र 27 वर्ष का था। कब? तो 998 ईस्वी में ही वो गद्दी पर बैठा 27 वर्ष की आयु में। महमूद गजनी को यामीन उद्दौला तथा यामीन उल मिल्लाह की उपाधि अल आदिर बिल्लाह ने दी थी। अगर आपसे पूछा जाए मोहम्मद गजनी को यामीन उद्दौला या यामीन उल मिल्लाह की उपाधि किसने दी, तो आप बताइएगा। अल आदिर बिल्लाह ने दी थी, जो बगदाद के खलीफा थे। अल आदिर बिल्लाह कौन थे? तो वो बगदाद के खलीफा थे। नेक्स्ट है कि महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया और इसका उद्देश्य सिर्फ था कि धन की प्राप्ति करना है। महमूद गजनी का भारत पर 17 बार आक्रमण करने का सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि यहाँ से धन की प्राप्ति करना था। महमूद गजनी को मूर्ति भंजक आक्रमणकारी कहा जाता था। वो क्या करता था कि भारत में जितनी भी सोने की मूर्तियां बनी हुई थी उन मूर्तियों को तोड़ दिया करता था और उसे वो अपने साथ ले जाया करता था। इसलिए महमूद गजनी को मूर्ति भंजक आक्रमणकारी कहा जाता है। गजनी ने भारत पर प्रथम आक्रमण 1000 ईस्वी में किया था। और किस जगह पर किया था? तो पेशावर पर। याद रखिएगा, गजनी का पहला आक्रमण भारत पर जो था वो पेशावर पर था और 1000 ईस्वी में हुआ था। गजनी ने फिर से 1001 ईस्वी में जयपाल के विरुद्ध आक्रमण किया। महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर 1025 ईस्वी में आक्रमण किया। आप ध्यान रखिएगा कि 1000 ईस्वी में पहला आक्रमण था, फिर 1001 ईस्वी में जयपाल के विरुद्ध आक्रमण किया और 1025 ईस्वी में उसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया। और यह आक्रमण जो है महमूद गजनी की सबसे चर्चित आक्रमण थी कि 1025 ईस्वी में उसने जो सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया, यह सबसे चर्चित आक्रमण थी महमूद गजनी की। इसे आप ध्यान रखिएगा। और सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करने के बाद यहाँ से वह 20 लाख दिनार की संपत्ति ले गया। कितना? तो 20 लाख दिनार की संपत्ति यहाँ से वो ले गया। महमूद गजनी ने नगरकोट के विरुद्ध 1008 ईस्वी में हमला किया। नगरकोट पे हमला कब किया था? तो 1008 ईस्वी में हमला किया। महमूद गजनी थानेश्वर की चक्र स्वामीन की कांच से निर्मित आदमकद प्रतिमा को गजनी भेजकर रंगभूमि में रखवाया। अगर आपसे पूछा जाए कि थानेश्वर की जो चक्र स्वामीन की कांच से निर्मित आदमकद प्रतिमा जो थी उसे किसने गजनी भेजकर रंगभूमि में रखवाया, गजनी उसे कौन ले गया, किसने भिजवा दिया, तो आप बताइएगा। महमूद गजनी ने उसे चक्र स्वामीन की जो कांच की निर्मित आदमकद प्रतिमा थी उसे गजनी भेजा।
नेक्स्ट है सोमनाथ मंदिर पर लूट कर ले जाने के क्रम में मोहम्मद गजनी पर जाटों ने आक्रमण किया। जब सोमनाथ मंदिर को लूटा गया और लूट कर सारे मालों को वो अपने देश ले जा रहा था, तो उस समय उसे रोकने के लिए जाटों के द्वारा आक्रमण किया गया था। महमूद गजनी का अंतिम भारतीय आक्रमण अगर आपसे पूछा जाए तो 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध था। यह महमूद गजनी का भारतीय आक्रमण होने का ये अंतिम आक्रमण था। उस समय जाटों ने इसका विरोध डट कर किया था। महमूद गजनी की मृत्यु 1030 ईस्वी में हो गई। महमूद गजनी की मृत्यु पूछा जाए कब हुआ तो 1030 ईस्वी में हो गई थी। नेक्स्ट क्या आपसे बताया जा रहा है कि सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक महमूद गजनी था। अगर आपसे पूछा जाए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक कौन था, तो महमूद गजनी था। अल बरूनी, फिरदौसी, उतबी, फारूकी, ये चारों के चारों महमूद गजनी के दरबार में रहते थे। कौन कौन रहते थे, तो अल बरूनी, फिरदौसी, उतबी और फारूकी, ये चारों महमूद गजनी के दरबार में रहते थे। नेक्स्ट आपसे क्या बताया जा रहा है कि 1173 ईस्वी में गौर का शासक मोहम्मद गौरी बना। गौर का शासक कौन बना, मोहम्मद गौरी बना 1173 ईस्वी में। मोहम्मद गौरी का भारत पर पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान के विरुद्ध था। मोहम्मद गौरी ने भी भारत पर आक्रमण किया, तो इसका पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान के विरुद्ध था। मोहम्मद गौरी का भारत पर दूसरा आक्रमण 1178 ईस्वी में पाटन में हुआ, जो गुजरात में पड़ता है ये जगह। वह मोहम्मद गौरी को भीम द्वितीय ने हराया। लेकिन उस जगह पर मोहम्मद गौरी को किसने हरा दिया, तो भीम द्वितीय ने हरा दिया था। नेक्स्ट है कि तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुई, जिसमें पृथ्वीराज चौहान विजय हुआ। तराइन का पहला युद्ध अगर पूछा जाए किस कब हुआ, तो 1191 में ईस्वी में 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ। किसके किसके बीच हुआ, तो गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान विजयी हुआ। तराइन का दूसरा युद्ध अगर पूछा जाए तो 1193 ईस्वी में फिर से गौरी और पृथ्वीराज चौहान के ही बीच हुआ, लेकिन इस बार पासा थोड़ा पलट गया कि इस बार विजय मोहम्मद गौरी हुई। तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ, तो 1193 में। पहला कब हुआ, तो 1191 में, याद रखिएगा। और पहले वाले में गौरी जीतेगा और 1193 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ। इस बार गौरी विजय हुआ और फर्स्ट में पृथ्वीराज चौहान का विजय हुआ था। सॉरी, ध्यान रखिएगा, 1191 वाला जो तराइन का युद्ध था उसमें पृथ्वीराज चौहान जीता था, लेकिन 1193 ईस्वी में मोहम्मद गौरी जीत जाता है। तराइन का प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का सेनापति स्कंद था। तराइन का जब युद्ध हो रहा था तो प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने सेनापति के रूप में किसे रखा था, तो स्कंद को रखा था। गौरी की हत्या 15 मार्च 1206 ईस्वी में हो गई। मोहम्मद गौरी की हत्या कब हुई, 15 मार्च 1206 ईस्वी में हुई। उसके बाद वहाँ पे गुलाम वंश की स्थापना की जाएगी। अब उसे हम लोग समझते हैं गुलाम वंश क्या था। तो गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया। गौरी की हत्या के बाद ठीक भारत पर गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में किसने किया, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर को बनाया। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी किसे बनाया, तो आप बताइएगा कि लाहौर को उसने अपनी राजधानी बनाया। कुतुब मीनार की नींव किसने डाली, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही कुतुब मीनार की नींव डाली थी। और दिल्ली का कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही करवाया था। दिल्ली का जो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद है उसका निर्माण किसने करवाया, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही करवाया था। इसलिए कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श भी कहा जाता है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा गरीबों की हेल्प करता था, मदद करता था, बहुत सारे सोने के सिक्के दिया करते थे, इसलिए कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श भी कहा जाता था। नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने ध्वस्त किया था। यह क्वेश्चन अक्सर आपसे पूछा जाएगा कि नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त कर दिया था, तो बख्तियार खिलजी ने इसे ध्वस्त कर दिया था।
कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौहान खेलते समय घोड़े से गिरने के कारण हो गई थी। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई, तो घोड़े से गिरने के कारण हो गई। और वो क्या खेल रहे थे उस समय, तो चौहान खेलने के क्रम में घोड़े से गिरने के कारण उसकी मृत्यु हो गई थी। ऐबक को लाहौर में दफनाया गया। ऐबक को कहाँ दफनाया गया, तो लाहौर में दफनाया गया। और ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह जो 8 महीना तक ही शासन कर पाया। आराम शाह जो कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी हुआ, वो गद्दी पर कितने महीने तक रहा, तो सिर्फ और सिर्फ 8 महीना तक ही शासन किया। और आराम शाह की हत्या इल्तुतमिश ने कर दी। आराम शाह की हत्या किसने की, तो इल्तुतमिश ने कर दी। और फिर इल्तुतमिश जो है दिल्ली की गद्दी पर 1211 ईस्वी में बैठा और इसने अपनी राजधानी दिल्ली को बनाया। इल्तुतमिश जब गद्दी पर बैठता है दिल्ली पर 1211 ईस्वी में, और वो अपनी राजधानी किसे बनाता है, तो दिल्ली को बनाता है। हौज सुल्तानी का निर्माण इल्तुतमिश ने ही कराया। और इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्रदान की थी। अगर आपसे पूछा जाए वह पहला शासक कौन था जिसने सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्रदान की थी, तो आप बताइएगा इल्तुतमिश था जिसने सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्रदान की थी। इल्तुतमिश के बाद इल्तुतमिश के बाद रुकनुद्दीन फिरोज ने अपनी शासन संभाली, लेकिन वह अयोग्य था। इल्तुतमिश की जब मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद रुकनुद्दीन फिरोज ने अपनी शासन संभाली, लेकिन वह एक अयोग्य शासक था। और उसके बाद प्रथम मुस्लिम महिला शासक बनी जिसका नाम रज़िया बेगम था। आपसे अगर पूछा जाए प्रथम मुस्लिम महिला शासक कौन थी, तो रज़िया बेगम थी। रज़िया ने अमीर ए अखोर, जिसे घोड़े का सरदार कहा जाता था, इस पद को मलिक जमालुद्दीन याकूत को सौंप दिया। रज़िया सुल्तान ने क्या किया, तो अमीर ए आखूर, जिसका मतलब है कि घोड़े का सरदार को अमीर ए आखूर कहा जाता था, तो उस पद पर किसे सौंप दिया, तो मलिक जमालुद्दीन याकूत को सौंप दिया। रज़िया की जगह पर दिल्ली के गद्दी पर मोइजुद्दीन बहराम शाह बैठा। रज़िया के बाद दिल्ली की गद्दी पर, यहाँ पे सॉरी मिस्टेक से वो गाड़ी लिखा गया, ध्यान रखिएगा, अब गद्दी है वहाँ पे वो। रज़िया के जगह पर दिल्ली की गद्दी पर मोइजुद्दीन बहराम शाह बैठा। रज़िया की शादी अल्तुनिया से कर दिया गया और रज़िया की हत्या कैथल में हुई। आपसे अगर पूछा जाए रज़िया की शादी किससे हुई, तो अल्तुनिया से हुई। और इसकी हत्या कहाँ हुई, तो कैथल में हुई। बहराम शाह के बाद गद्दी पर अलाउद्दीन मसूद शाह बैठा। अलाउद्दीन मसूद शाह के बाद नसीरुद्दीन महमूद को सुल्तान बनाया गया। इस क्रम को ध्यान रखिएगा कि रज़िया के बाद बहराम शाह बैठा था गद्दी पर, लेकिन रज़िया की हत्या जब रज़िया की जब शादी अल्तुनिया से की गई, उसके बाद जब उसकी हत्या कैथल में कर दी गई, तो उसके बाद बहराम शाह के बाद गद्दी पर अलाउद्दीन मसूद शाह बैठा और अलाउद्दीन मसूद शाह के बाद नसीरुद्दीन महमूद को सुल्तान बनाया गया। इसके बाद क्या होता है, नसीरुद्दीन महमूद वह पहला शासक था जो टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करता था। अच्छा क्वेश्चन है, आप ध्यान रखिएगा कि वह पहला शासक कौन था जो टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करता था, तो आप बताइएगा नसीरुद्दीन महमूद वह पहला शासक था जो टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करता था। और बलबन का वास्तविक नाम आपसे पूछे तो बताइएगा बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था और बलबन जो है वो इल्तुतमिश का गुलाम था। बलबन किसका गुलाम था, तो बलबन याद रखिएगा वो इल्तुतमिश का गुलाम था। बलबन किसका गुलाम था, तो बलबन इल्तुतमिश का गुलाम था। तुर्कान ए चिहलगानी का विनाश बलबन ने ही किया था। तुर्कान ए चिहलगानी का विनाश किसने किया, तो बलबन ने किया। बलबन गयासुद्दीन बलबन के नाम से गद्दी पर 1266 ईस्वी में बैठा। बलबन ने ही अपना नाम गयासुद्दीन बलबन किया और 1266 ईस्वी में गद्दी पर वह बैठता है। राज दरबार में सजदा एवं पैबोस प्रथा की शुरुआत बलबन ने ही किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से सेशन को देखिए कि राज दरबार में सजदा एवं पैबोस प्रथा की शुरुआत किसने किया, तो बलबन ने किया। नवरोज उत्सव का प्रारंभ किसने किया, तो बलबन ने करवाया। लौह एवं रक्त की नीति का पालन किसने किया, तो बलबन ने ही लौह एवं रक्त की नीति का
पालन किया। बलबन को उलुग खां की उपाधि नसीरुद्दीन महमूद ने प्रदान की। बलबन को उलुग खां की उपाधि किसने दी? तो नसीरुद्दीन महमूद ने प्रदान की। बलबन के दरबार में अमीर खुसरो और अमीर हसन नाम के कवि रहते थे। अमीर खुसरो और अमीर हसन जो कवि थे वो किसके दरबार में रहते थे? तो बलबन के दरबार में रहते थे। गुलाम वंश का अंतिम शासक अगर आपसे पूछा जाए तो समुद्दीन कैमूर्स बताइएगा कि गुलाम वंश का अंतिम शासक जो था वो समुद्दीन कैमूर्स था। गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश की स्थापना होगी जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के द्वारा किया जाएगा। गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने किया। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अपनी राजधानी किसे बनाई? तो किलो खरी को इसने अपनी राजधानी बनाई। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अपनी राजधानी किलो खरी को बनवाया। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या अलाउद्दीन खिलजी ने कड़ा मानिकपुर जो इलाहाबाद में एक जगह है उस जगह पर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को अलाउद्दीन खिलजी ने उसकी हत्या कर दी। अलाउद्दीन के बचपन का नाम अली तथा गुरसास्प था। अलाउद्दीन के बचपन का नाम क्या था? तो अली तथा गुरसास्प था। अलाउद्दीन खिलजी पहला शासक था जिसने सेवा को नगद वेतन देने एवं अस्थायी सेवा की नींव रखी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि पहला शासक किसने था जिसने सेना को नगद वेतन देने एवं अस्थायी सेवा की नींव रखी? तो वह पहला शासक अलाउद्दीन खिलजी था। आप ध्यान रखिएगा। घोड़े दागने एवं सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत किसने की? तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया। घोड़े दागने एवं सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने किया। काम चलने वाले व्यक्ति के शरीर से मांस काट लेने का आदेश किसने दिया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने ही दिया। कम चलने वाले व्यक्ति या फिर काम नहीं करने वाले व्यक्तियों के शरीर से मांस काट लेने का आदेश किसने दिया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल में मूल्य नियंत्रण प्रणाली को लागू किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपसे पूछा जाएगा कौन सा शासक ने अपने शासनकाल में मूल्य नियंत्रण प्रणाली को लागू किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। दक्षिण भारत की विजय के लिए अलाउद्दीन ने मलिक काफूर को भेजा। किसे भेजा था? तो दक्षिण भारत की विजय के लिए अलाउद्दीन ने मलिक काफूर को भेजा। नेक्स्ट आपसे क्या पूछा जा रहा है, ध्यान से समझिए कि अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाज़ा, सिरी का किला, जमयत खान मस्जिद, हजार खंबा महल का निर्माण करवाया। किस किस चीज़ का निर्माण करवाया अलाउद्दीन खिलजी ने? तो अलाई दरवाज़ा, सिरी का किला, जमयत खान मस्जिद, हजार खंबा महल का निर्माण करवाए। कौन? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। इस्लामी वास्तुकला का रत्न अलाई दरवाज़ा को कहा जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए इस्लामी वास्तुकला का रत्न किसे कहा जाता है? तो अलाई दरवाज़ा को कहा जाता है। सिकंदर ए सानी की उपाधि से स्वयं को अलाउद्दीन खिलजी ने विभूषित किया। अगर आपसे पूछा जाए खुद को किसने सिकंदर ए सानी की उपाधि से विभूषित किया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं को सिकंदर ए सानी की उपाधि दी। सराय ए अदल नामक स्थान पर वस्त्र, शक्कर, जड़ी बूटी, मेवा, दीपक का तेल वस्तुएं बिकने के लिए आती थी। किस जगह पर? वैसा जगह जहाँ पे वस्त्र, शक्कर, जड़ी बूटी, मेवा, दीपक का तेल वस्तुएं बिकने के लिए आया करती थी, उस जगह को हम लोग सराय ए अदल कहते थे। अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति की व्यापक जानकारी हमें तारीख़ फिरोज शाही से मिलती है। अलाउद्दीन खिलजी की जो आर्थिक नीति थी, इकोनॉमिकल जो स्ट्रेटजी था, उसके बारे में हमको जानकारी कहाँ से मिलती है? तो तारीख़ फिरोज शाही से मिलती है, जिसे जियाउद्दीन बर्नी की कृति मानी जाती है। तारीख़ फिरोज शाही किसके द्वारा, किसकी कृति है ये? तो ये जियाउद्दीन बर्नी की कृति मानी जाती है। अलाउद्दीन खिलजी ने दो नवीन कर लगाए। पहला था एक चराई कर जो दुधारू पशु पर लगाया गया, और दूसरा था गढ़ी कर जिसे घरों एवं झोपड़े पर लगाया गया था। अगर आपसे पूछा जाए चराई कर और गढ़ी कर किसके द्वारा लगाया गया, तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा तो लगाया गया। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, लेकिन आपसे पूछा जाएगा कि चराई कर किस पर लगाया गया, तो दुधारू पशुओं पर लगाया गया, और गढ़ी कर जो है वो घरों एवं झोपड़ी पर लगाया गया। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में 6 आक्रमण मंगोलों ने किया। किसके शासनकाल में? अगर आपसे पूछा जाए किस शासक के शासनकाल में मंगोलों ने 6 आक्रमण किए, तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में।
प्रथम आक्रमण 1297 ईस्वी में कादर खां के नेतृत्व में हुआ। किसके नेतृत्व में? पहला आक्रमण 1297 में कादर खां के नेतृत्व में हुआ। दूसरा आक्रमण 1298 में सल्दी के नेतृत्व में हुआ। तीसरा आक्रमण 1299 में कुतलुग ख्वाजा के नेतृत्व में हुआ। चौथा आक्रमण 1303 ईस्वी में तरगी के नेतृत्व में हुआ और 1305 ईस्वी में अली बेग और तातार्क के नेतृत्व में हुआ और 1306 ईस्वी में कवक और इकबाल मंद के नेतृत्व में मंगोलों का आक्रमण हुआ। और उस समय अलाउद्दीन खिलजी का शासन चल रहा था इस 6 आक्रमण के दौरान। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि 6 आक्रमण मंगोलों के द्वारा किया गया। उस समय किसका शासन चल रहा था? तो अलाउद्दीन खिलजी का था। कोशिश कीजिएगा ईस्वी भी याद रहे और उस समय कौन नेतृत्व में था ये भी याद रखने का कोशिश कीजिएगा, आपके लिए फ़ायदा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या है, नेक्स्ट इसको समझिए आप कि कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी को नग्न स्त्री और पुरुष की संगत पसंद थी। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी को आपसे अगर पूछा जाए वह कौन सा शासक था जिसे नग्न स्त्री और पुरुष की संगत पसंद थी, तो वह कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी था। मुबारक खिलजी वह ऐसा शासक था जो राज दरबार में स्त्रियों के वस्त्र पहनकर आ जाता था। कौन? तो मुबारक खिलजी स्त्रियों के वस्त्र पहनकर राज दरबार में आता था। और मुबारक खां ने खलीफा की उपाधि धारण की व मुबारक खां की हत्या खुसरो खां ने कर दी। मुबारक खां ने कौन सी उपाधि धारण की? तो खलीफा की उपाधि धारण की, लेकिन मुबारक खान की हत्या खुसरो खां कर देता है। खुसरो खां ने पैगंबर के सेनापति की उपाधि ली। उसके बाद खुसरो खां का शासन चलता है। तो खुसरो खां उस समय पैगंबर के सेनापति की उपाधि ली। खुसरो खां को गाजी मलिक या गयासुद्दीन तुगलक ने पराजित करके तुगलक वंश की स्थापना की। अभी हम लोग देख रहे थे क्या, गुलाम वंश के बारे में देख रहे थे, जिसका लास्ट शासक आपको खुसरो खां मिला। और खुसरो खां को किसने पराजित कर दिया? तो गयासुद्दीन तुगलक ने पराजित कर दिया और आपका खिलजी यहाँ से तुगलक वंश की स्थापना होगी। खुसरो खां को गाजी मलिक या गयासुद्दीन तुगलक ने पराजित करके तुगलक वंश की स्थापना की। किस वंश की? तुगलक वंश की स्थापना की। अगर आपसे पूछा जाए तुगलक वंश की स्थापना किसने की, तो आप बताइएगा गयासुद्दीन तुगलक ने की। गयासुद्दीन तुगलक सिंचाई के लिए कुएं एवं नहरों का निर्माण करवाया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सिंचाई के लिए कुएं एवं नहरों का निर्माण किसने करवाया? तो गयासुद्दीन तुगलक ने करवाया। दिल्ली के समीप स्थित पहाड़ियों पर तुगलकाबाद नामक नगर की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने करवाया। पहाड़ियों पर तुगलकाबाद नामक नगर की स्थापना किसने करवाया? तो गयासुद्दीन तुगलक ने करवाया। बंगाल के अभियान से लौटते समय जूना खां द्वारा निर्मित लकड़ी के महल में दबकर गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई। जब गयासुद्दीन तुगलक बंगाल के अभियान से लौट रहे थे तो वह विश्राम करने के दौरान जूना खां द्वारा निर्मित जो लकड़ी के महल में उनको रखा गया, तो लकड़ी के महल में दबाकर उनकी मृत्यु हो गई। वो लकड़ी का महल टूट गया, जिसके कारण गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु होगी। यह एक प्री प्लान साजिश किया गया था गयासुद्दीन तुगलक के लिए। जूना खान मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से सिंहासन पर बैठा। फिर इसके बाद क्या हुआ? जूना खां जिसने वो लकड़ी का महल को बनवाया था, उसके बाद वही जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से सिंहासन पर बैठा और मध्यकालीन सभी सुल्तानों में सर्वाधिक शिक्षित, विद्वान एवं योग्य व्यक्ति मोहम्मद बिन तुगलक था। ये एक अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मध्यकालीन सभी सुल्तानों में सर्वाधिक शिक्षित विद्वान व्यक्ति कौन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक था। मोहम्मद बिन तुगलक स्वप्नशील, पागल एवं रक्त पिपासु के नाम से जाना जाता है। कौन? तो मोहम्मद बिन तुगलक, याद रखिएगा, उसे स्वप्नशील, पागल एवं रक्त पिपासु के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आपको क्या जानना है, ध्यान से समझिए कि मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए आमिर ए कोही के नाम से एक विभाग की स्थापना की। कृषि के विकास के लिए किस विभाग की स्थापना की? तो आमिर ए कोही विभाग की स्थापना की। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से बदलकर देवगिरी को बनाया। अगर पूछा जाए क्वेश्चन कि दिल्ली से राजधानी बदलकर देवगिरी को किसने बनाया, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया और देवगिरी का नया नाम उसने दौलताबाद रखा। क्या नाम रखा? देवगिरी का नया नाम उसने दौलताबाद रखा।
मोहम्मद बिन तुगलक ने कांसा और तांबा के सिक्के चलाए। कौन से सिक्के चलाए? तो कांसा और तांबा के सिक्के चलाए मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मैनियर्स की संज्ञा एडवर्ड थॉमस ने दिया। मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मैनियर्स की संज्ञा किसने दिया? तो एडवर्ड थॉमस ने दिया। मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता अफ्रीकी यात्री को दिल्ली का गाजी नियुक्त किया और अपने राजदूत के रूप में इसे चीन भेजा। इब्न बतूता की पुस्तक रिहला में मोहम्मद तुगलक की घटनाओं का वर्णन है। मोहम्मद बिन तुगलक ने ही क्या किया था? इब्न बतूता अफ्रीकी यात्री को दिल्ली का गाजी नियुक्त किया और अपने राजदूत के रूप में इसे चीन भेज दिया। इब्न बतूता की जो पुस्तक रहला है उसमें मोहम्मद तुगलक की सारी घटनाओं का वर्णन किया हुआ है। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु थट्टा के निकट गोडाल में सिंध जाते समय हो गई। मोहम्मद बिन तुगलक जब सिंध जा रहा था तो इसकी मृत्यु हो गई गोडाल नामक जगह पर, जो थट्टा के निकट पड़ता है। इसके बाद विजयनगर साम्राज्य की स्थापना होगी, जिसकी स्थापना हरिहर एवं बुक्का ने करवाया। महाराष्ट्र में बहमनी राज्य की स्थापना अलाउद्दीन बहमन शाह ने की थी। मोहम्मद बिन तुगलक, और ध्यान समझिएगा आप यहाँ की, जब मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु थट्टा के निकट गोडाल में सिंध जाते समय हो गई, उसके बाद विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का ने करवाया और महाराष्ट्र में बहमनी राज्य की स्थापना अलाउद्दीन बहमन शाह ने की थी। मोहम्मद बिन तुगलक के गुरु का नाम शेख अलाउद्दीन था। मोहम्मद बिन तुगलक के गुरु का नाम क्या था? शेख अलाउद्दीन था। लोगों को उससे मुक्ति मिली और उसे लोगों से यह कथन बदायूनी ने मोहम्मद बिन तुगलक के लिए लिखा। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, आप ध्यान रखिएगा कि लोगों को उससे मुक्ति मिली और उसे लोगों से यह कथन किसने लिखा? तो बदायूनी ने मोहम्मद बिन तुगलक के लिए लिखा। इस चीज़ से आप समझ सकते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक लोगों को कितना परेशान करते होंगे। फिरोज तुगलक का राज्याभिषेक थट्टा में हुआ और फिर से दिल्ली में भी इसका राज्याभिषेक हुआ। तो अगर पूछा जाए फिरोज तुगलक का राज्याभिषेक किन जगहों पर हुआ, तो पहला तो थट्टा याद रखिएगा और दूसरा दिल्ली भी याद रखिएगा। खलीफा ने फिरोज तुगलक को कासिम अमीर उल मोमिन की उपाधि दी। खलीफा ने क्या किया? फिरोज तुगलक को कौन सी उपाधि दी? तो अमीर उल मोमिन की उपाधि दी। फिरोज तुगलक के समय खराज जो लगान के रूप में वसूल किया गया। फिरोज तुगलक के समय खराज जो था वो क्या था? तो एक लगान के रूप में वसूल किया गया वसूल किया गया था। फिरोज तुगलक के समय खराज जो है वो लगान के रूप में वसूल किया गया। खुम्स क्या था? तो जो युद्ध में लूट का माल होता था उसे खुम्स कहा जाता था, और जजिया कर और ज़कात कर वसूल किए थे। अगर आपसे पूछा जाए खराज क्या था, तो वो लगान के रूप में वसूल किया गया कर था, और खुम्स क्या था? युद्ध में लूटे हुए माल को खुम्स कहते थे, और जजिया कर और ज़कात कर वसूल किए गए थे किसके द्वारा? फिरोज तुगलक के द्वारा। ब्राह्मणों पर जजिया लागू करने वाला पहला मुसलमान शासक फिरोज तुगलक था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर आपसे पूछा जाए कि ब्राह्मणों पर जजिया लागू करने वाला पहला मुसलमान शासक कौन था, तो फिरोज तुगलक था। फिरोज तुगलक ने सिंचाई कर लगाया जो उपज का 1/10 भाग होता था। फिरोज तुगलक द्वारा सिंचाई कर कितना लगाया गया था? तो 1/10 भाग लगाया गया था। फिरोज तुगलक ने हिसार, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, जौनपुर और फिरोजपुर नामक जगह की स्थापना की। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए हिसार, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, जौनपुर या फिरोजपुर, इनमें से किसी भी एक नाम के बारे में पूछ लिया जाए कि इसकी स्थापना किसने की, इस जगह की स्थापना किसने की, तो आप बताइएगा फिरोज तुगलक ने की। फिरोज तुगलक के शासनकाल में खिजराबाद, जिसे हम लोग टोपरा गांव कहते हैं, एवं मेरठ से अशोक के 2 स्तंभों को लाकर दिल्ली में स्थापित कर दिया। फिरोज तुगलक के शासनकाल में क्या हुआ? खिजराबाद, जिसे हम लोग टोपरा गांव कहते हैं, एवं मेरठ से अशोक के 2 स्तंभों को लाकर दिल्ली में स्थापित कर दिया फिरोज तुगलक ने। फिरोज तुगलक ने अनाथ मुस्लिम महिला, विधवा एवं लड़कियों की सहायता के लिए दीवान ए हैरात विभाग की स्थापना की। लड़कियों की सहायता के लिए, महिला विधवाओं की सहायता के लिए दीवान ए हैरात विभाग की स्थापना किसने की? तो फिरोज तुगलक ने की।
सल्तनत कालीन सुल्तानों के शासनकाल में सबसे अधिक दासों की संख्या फिरोज तुगलक के शासनकाल में थी। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है कि अगर आपसे पूछा जाए सल्तनत कालीन सुल्तानों के शासनकाल में सबसे अधिक दासों की संख्या किसके शासनकाल में थी, तो फिरोज तुगलक के शासनकाल में थी। दासों की देखभाल के लिए फिरोज तुगलक ने दीवान ए बंदगान विभाग की स्थापना की थी। जो भी दास थे उनकी देखभाल के लिए बंदगान विभाग की दीवान ए बंदगान विभाग की स्थापना फिरोज तुगलक ने करवाया। फतुहात ए फिरोज शाही की रचना फिरोज तुगलक ने की। फतुहात ए फिरोज शाही जो है उसकी रचना किसने की, फिरोज तुगलक ने की। फिरोज तुगलक ने ज्वालामुखी मंदिर के पुस्तकालय से लुटे हुए ग्रंथों में से फारसी में विद्वान अपाउद्दीन द्वारा दलायते फिरोज शाही नाम से अनुवाद करवाया। फिरोज तुगलक ने ज्वालामुखी मंदिर के पुस्तकालय से लुटे हुए ग्रंथों में से फारसी में विद्वान किस अपाउद्दीन द्वारा दलायते फिरोज शाही नाम से अनुवाद करवाया। जो भी ज्वालामुखी मंदिर के पुस्तकालय से लुटे हुए ग्रंथ थे उनको फारसी में अनुवाद करवाया। किसने करवाया, तो फिरोज तुगलक ने। और कौन कर रहे थे, तो अपाउद्दीन द्वारा करवाया गया। और किस नाम से करवाया गया, तो दलायते फिरोज शाही नाम से अनुवाद करवाया। नेक्स्ट आपका क्या बताया जा रहा है, फिरोज तुगलक ने चांदी एवं तांबे के मिश्रण से निर्मित सिक्के जारी किए जिसे अधा एवं विक कहा जाता था। फिरोज तुगलक जो है वह चांदी और तांबा दोनों के मिश्रण से एक सिक्के बनाए जिसे लोग अधा एवं विक कहते थे। याद रखिएगा आप कि चांदी एवं तांबा के मिश्रित से होने वाले सिक्के का नाम क्या दिया गया था, अधा और विक कहा जाता था। फिरोज तुगलक की मृत्यु 1388 ईस्वी में हो गई। कब हो गई, तो 1388 ईस्वी में फिरोज तुगलक की मृत्यु हो गई। खान ए जहां तेलंगानी के मकबरा की तुलना उमर के मस्जिद से की जाती है। खान ए जहां तेलंगानी का जो मकबरा है उसकी तुलना उमर के मस्जिद से की जाती है। दिल्ली में कोटला फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया। अगर आपसे पूछा जाए दिल्ली में कोटला फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण किसने करवाया, तो फिरोज शाह तुगलक ने करवाया। तुगलक वंश का अंतिम शासक नसीरुद्दीन महमूद तुगलक था। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था, तो नसीरुद्दीन महमूद तुगलक था। नसीरुद्दीन महमूद तुगलक के समय तैमूर लंग ने दिल्ली पर आक्रमण किया। जब नसीरुद्दीन महमूद तुगलक का शासन चल रहा था तो उस समय तुगलक वंश पर तैमूर लंग ने दिल्ली पर आक्रमण किया। इसके बाद सैयद वंश का संस्थापक होगा जिसकी स्थापना खिज्र खां ने की। सैयद वंश का संस्थापक कौन था, खिज्र खां था। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया, आप ध्यान दीजिएगा जो मैं बता रहा हूँ कि सैयद वंश का संस्थापक कौन था, खिज्र खां था। खिज्र खां ने रैयत ए आला की उपाधि धारण की। कौन सी उपाधि ली खिज्र खां ने, तो रैयत ए आला की उपाधि धारण की। खिज्र खां तैमूर लंग का सेनापति था। तैमूर लंग का सेनापति कौन था, खिज्र खां था। तैमूर लंग ने खिज्र खां को मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर का सेनापति बनाया। तैमूर लंग जो है वो खिज्र खां को क्या किया, मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर का सेनापति बनाया। खिज्र खां का पुत्र मुबारक खां शाह की उपाधि धारण की और मुबारक शाह की पुस्तक तारीख ए मुबारक शाही में सैयद वंश की जानकारी मिलती है। खिज्र खां का जो पुत्र था मुबारक खां, उसने शाह की उपाधि धारण की और मुबारक शाह की पुस्तक तारीख ए मुबारक शाही में सैयद वंश की जानकारी मिलती है। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा रहा है कि तारीख ए मुबारक शाही पुस्तक को किसने लिखा, तो आप बताइएगा। मुबारक शाह की ये पुस्तक है और इस पुस्तक में सैयद वंश के बारे में जानकारी मिलती है। यमुना के किनारे मुबारकबाद की स्थापना मुबारक शाह ने करवाई और सैयद वंश का अंतिम सुल्तान आलम शाह था, अलाउद्दीन आलम शाह था। यमुना के किनारे मुबारकबाद की स्थापना किसने करवाई, तो मुबारक शाह ने करवाई और उसके बाद सैयद वंश का अंतिम सुल्तान अलाउद्दीन आलम शाह था। कौन था अंतिम सुल्तान सैयद वंश का, तो अलाउद्दीन आलम शाह था। फिर इस पर लोधी वंश की स्थापना होगी। लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी ने किया था।
अगर आपसे पूछा जाए लोदी वंश का संस्थापक कौन था, तो बहलोल लोदी था। और दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय बहलोल लोदी को जाता है। दिल्ली पर सबसे पहली बार जब अफगान राज्य की स्थापना हुई तो उसका श्रेय किसे जाता है? बहलोल लोदी को जाता है। बहलोल लोदी ने ही अफगान राज्य की स्थापना की दिल्ली पर। बहलोल लोदी ने बहलोल सिक्का का प्रचलन किया। वो किस सिक्के का प्रचलन किया? तो बहलोल सिक्के का प्रचलन किया। बहलोल लोदी अपने सरदारों को मकसद ए अली कहकर पुकारता था। क्या कहता था वो? तो मकसद ए अली कहकर पुकारता था अपने सरदारों को। बहलोल लोदी का पुत्र निजाम खान ने सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि लेकर दिल्ली की गद्दी पर बैठा। बहलोल लोदी का पुत्र कौन हुआ? निजाम खान। और इसने सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि लिया और दिल्ली की गद्दी पर बैठा। आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने किया। आगरा जो शहर आज आप देख रहे हैं उसकी स्थापना किसने किया? तो सिकंदर लोदी ने किया। भूमि के मापन के लिए सिकंदर लोदी ने गजे सिकंदरी पैमाना चलाया। कौन सा पैमाना चलाया? तो गजे सिकंदरी पैमाना चलाया गया भूमि के मापन के लिए। किसने चलाया ये ध्यान रखिएगा, सिकंदर लोदी ने चलाया। गुलरुखी शीर्षक से फारसी कविताएं लिखने वाला सुल्तान सिकंदर लोदी था। आपसे अगर पूछा जाए गुलरुखी शीर्षक से फारसी कविताएं कौन लिखता था, तो सिकंदर लोदी लिखा करता था। सिकंदर लोदी ने अपनी राजधानी आगरा को बनाया। सिकंदर लोदी ने अपनी राजधानी किसे बनाया? आगरा को बनाया। सिकंदर लोदी ने नगरकोट के ज्वालामुखी मंदिर की मूर्ति को तोड़कर उसके टुकड़ों को कसाईयों को मांस तौलने के लिए दे दिया। सिकंदर लोदी जो था वो नगरकोट के ज्वालामुखी मंदिर की मूर्ति को तोड़कर उसके टुकड़ों को कसाईयों को मांस तौलने के लिए दे दिया। सिकंदर लोदी मुसलमान को ताजिया निकालने एवं मुसलमान स्त्रियों को पीरों तथा संतों के मजार पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया। किसने? तो सिकंदर लोदी ने। सिकंदर लोदी की मृत्यु गले के बीमारी के कारण हो गई। इसकी मृत्यु कैसे हुई? तो गले की बीमारी के कारण इसके मृत्यु हो गई। सिकंदर लोदी के बाद इसका पुत्र इब्राहिम शाह की उपाधि लेकर आगरा का शासक बना। और पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में हुआ। और पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ, जिसमें बाबर विजयी हुआ। पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ? 21 अप्रैल 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। और इस युद्ध में बाबर विजयी हुआ। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण दौलत खां लोदी और आलम खां ने भेजा था। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण किसके द्वारा दिया गया? तो दौलत खां लोदी और आलम खां ने भेजा था। यहाँ तक कि आप ध्यान दीजिए, ये जो दौलत खां लोदी और आलम खां था, ये दोनों के दोनों सिकंदर लोदी के रिलेटिव्स थे। फिर भी इसने बाबर को निमंत्रण दिया कि भारत पे आके आप आक्रमण कीजिए, मैं आप लोग का क्या करूँगा, हेल्प करूँगा, मदद करूँगा, इस तरह से। तो बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण किसने दिया? तो दौलत खां लोदी और आलम खां ने भेजा था। लोदी वंश के शासनकाल में अमीरों का महत्व चरम उत्कर्ष पर था। किसके शासनकाल में अगर पूछा जाए अमीरों का महत्व चरम उत्कर्ष पर था, तो लोदी वंश के शासनकाल में अमीरों का महत्व चरम उत्कर्ष पर था। सल्तनत काल में मंत्री परिषद को मजलिस एक खलवत कहा जाता था। सल्तनत काल में मंत्री परिषद को मजलिस एक खलवत कहा जाता था। क्या कहा जाता था मंत्री परिषद को? मजलिस एक खलवत कहा जाता था। फिरोज शाह तुगलक द्वारा दीवान ए बंदगान, दीवान ए हैरात, दीवान ए इस्तिहाक विभाग बनाए। फिरोज शाह तुगलक ने कौन कौन सा विभाग बनाया? तो दीवान ए बंदगान, दीवान ए हैरात और दीवान ए इस्तिहाक विभाग बनाए। दीवान ए अर्ज सैन्य विभाग को बलबन ने बनाया। दीवान ए अर्ज सैन्य विभाग जो था उसे किसने बनवाया? तो बलबन ने बनाया। दीवान ए कोई कृषि विभाग को मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया। दीवान ए कोई जो कृषि विभाग था उसे किसने बनाया? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया। दीवान ए मुस्तखराज जो वित्त विभाग था उसे भी अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया। दीवान ए मुस्तखराज वित्त विभाग को किसने बनाया? अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया। दीवान ए कोही कृषि विभाग को मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया। दीवान ए अर्ज सैन्य विभाग को बलबन ने बनाया। और दीवान ए इस्तिहाक विभाग बनाया किसने? तो फिरोज शाह तुगलक द्वारा दीवान ए इस्तिहाक विभाग, दीवान ए बंदगन विभाग और दीवान ए हैरात विभाग को बनाया गया फिरोज शाह तुगलक के द्वारा।
नेक्स्ट देखिए आप क्या कह रहा है कि दीवान ए मुस्तखराज वित्त विभाग को अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया। मुसलमान से लिया जाने वाला कर उस्र कहलाता था। मुस्लिम लोगों से जो कर लिया जाता था उसका अलग से नाम दे रखा था, उस्र कहते थे उसे। और गैर मुसलमान से लिया जाने वाला भूमि कर को खराज कहा जाता था। और जो गैर मुसलमान थे उससे जो भी भूमि कर लिया जाता था उसे खराज कहा जाता था। मुसलमान पर लगाया गया धार्मिक कर जकात कहलाता था। और मुसलमानों पर जो धार्मिक कर लगाया जाता था उसे जकात कहा जाता था, जो संपत्ति का 40वां हिस्सा होता था। जकात जो है वो संपत्ति का कितना हिस्सा होता था, तो 40वां हिस्सा होता था। गैर मुसलमान पर लगाया गया धार्मिक कर जजिया कहलाता था। और जो गैर मुस्लिम लोग थे उन पर धार्मिक कर जो लगता था उसे जजिया के नाम से जाना जाता था, इसलिए गैर मुसलमान पर लगाया गया धार्मिक कर जजिया कहलाता था। लुटे हुए जो धन थे उन्हें खम्स कहा जाता था। लुटे हुए धन को क्या कहते थे, खम्स कहा जाता था। और सिकंदर लोदी पहला सुल्तान था जो गड़े हुए खदानों में से कोई हिस्सा नहीं लिया। सिकंदर लोदी एक ऐसा पहला सुल्तान था जिसने गड़े हुए खादानों में से कोई हिस्सा नहीं लिया। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई जो थी उसे ग्राम कहते थे। इक्ता प्रथा को अलाउद्दीन खिलजी ने समाप्त कर दिया था। इक्ता प्रथा को किसने समाप्त किया, अलाउद्दीन खिलजी ने समाप्त किया। इक्ता प्रथा को दोबारा फिरोज तुगलक ने शुरू किया। फिर से किसने शुरू किया, तो फिरोज तुगलक ने इक्ता प्रथा को दोबारा शुरू किया। सल्तनत काल में लगान निर्धारित करने की मिश्रित प्रणाली को मुक्ताई कहा जाता था। सल्तनत काल जब हुआ तो उस समय लगान जो निर्धारित करने की जाती थी उसके मिश्रित प्रणाली को मुक्ताई कहा जाता था। पूर्णतः केंद्र के नियंत्रण में रहने वाली भूमि को खालसा भूमि कहा जाता था। केंद्र के नियंत्रण में रहने वाली भूमि क्या कहलाती थी, तो वो खालसा भूमि कहा जाता था। सल्तनत काल में अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में देवल स्थान प्रसिद्ध था। सल्तनत काल में अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में कौन सा स्थान प्रसिद्ध था, तो देवल स्थान प्रसिद्ध था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का ने की थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, तो हरिहर एवं बुक्का ने की थी। हरिहर एवं बुक्का ने विद्यारण्य संत से आशीर्वाद लेकर विजयनगर की स्थापना की थी। अगर आपसे पूछा जाए विजयनगर की स्थापना करने से पहले हरिहर एवं बुक्का ने किन से आशीर्वाद लिया था, तो आप बताइएगा विद्यारण्य संत से उन्होंने आशीर्वाद लिया था। संगम राजवंश की स्थापना हरिहर एवं बुक्का ने की। संगम राजवंश की स्थापना किसने की, तो हरिहर एवं बुक्का ने की। और विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी, तो हम्पी थी। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी, हम्पी थी। और इसकी राजभाषा क्या थी, तो तेलुगु थी। विजयनगर साम्राज्य की राजभाषा क्या थी, तो तेलुगु थी। विजयनगर साम्राज्य के खंडहर तुंगभद्र नदी पर स्थित है। तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। जो भी विजयनगर साम्राज्य का खंडहर हुआ उनके विनाश होने के दौरान, तो वो किस नदी पर स्थित है, तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। संगम शासकों में सबसे पहले महाराजा धीराज की उपाधि हरिहर द्वितीय ने धारण की। महाराजा धीराज की उपाधि सबसे पहले किसने धारण की, तो हरिहर द्वितीय ने धारण की। इटली का यात्री निकोलो कांटी विजयनगर की यात्रा पर देवराय प्रथम के शासनकाल में आया। इटली का जो यात्री था निकोलो कांटी, आपसे पूछा जाएगा निकोलो कांटी किस जगह का यात्री था, तो इटली का यात्री था जो विजयनगर की यात्रा पर देवराय प्रथम के शासनकाल में आया। तुंगभद्रा नदी और हरिंद्र नदी पर देवराय प्रथम ने बांध बनवाया। किस नदी पर, तो तुंगभद्रा नदी और हरिंद्र नदी पर देवराय प्रथम ने बांध बनवाया। संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था, तो देवराज द्वितीय था। संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा देवराज द्वितीय था। और इमाड़ी देवराय के नाम से देवराय द्वितीय को जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए इमाड़ी देवराय के नाम से किसे जाना जाता है, तो देवराय द्वितीय को जाना जाता है। फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर आया था। जो फारसी राजदूत था जिसका नाम अब्दुल रज्जाक था, वो देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर आया था। तेलुगु कवि श्रीनाथ कुछ दिनों तक देवराय द्वितीय के दरबार में रहे। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट आपको एग्जाम में मिल सकेंगे कि तेलुगु कवि श्रीनाथ जो है कुछ दिनों के लिए किसके दरबार में रुके थे, तो देवराय द्वितीय के दरबार में रहे थे। देवराय द्वितीय को जगबेटकर कहा जाता है। और जगबेटकर का मतलब होता है हाथियों का शिकारी करने वाला।
वो जगबेटकर की उपाधि किसने ली थी? तो देवराय द्वितीय को जगबेटकर कहा जाता है, और इसका मतलब भी याद रखिएगा, हाथियों का शिकार करने वाला। मल्लिकार्जुन को प्रोर देवराय कहा जाता था। मल्लिकार्जुन को क्या कहा जाता था? तो प्रोर देवराय कहा जाता था। विजयनगर में दूसरे राजवंश सालुव वंश की स्थापना सालुव नरसिंह ने की। विजयनगर में एक दूसरा राजवंश सालुव वंश की स्थापना हुई, जिसकी स्थापना सालुव नरसिंह ने की। सालुव वंश के बाद विजयनगर पर तुलुव वंश का शासन हुआ, और तुलुव वंश की स्थापना वीर नरसिंह ने की। तुलुव वंश के महान शासक कृष्णदेवराय थे। तुलुव वंश के सबसे महान शासक कौन थे? कृष्णदेवराय थे। बाबरनामा में सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कृष्णदेवराय को बताया गया है। अगर आपसे पूछा जाए बाबरनामा में सर्वाधिक शक्तिशाली शासक किसे बताया गया, तो कृष्णदेवराय को बताया गया। कृष्णदेवराय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री डोमिगोस पायस विजयनगर आया था। अगर आपसे पूछा जाए पुर्तगाली यात्री डोमिगोस पायस विजयनगर किसके शासनकाल में आया, तो कृष्णदेवराय के शासनकाल में आया। कृष्णदेवराय के दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे, जिन्हें अष्ट दिग्गज कहा जाता था। किसके दरबार में रहते थे? तो कृष्णदेवराय के दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे, जिन्हें अष्ट दिग्गज कहा जाता था। तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कृष्णदेवराय के शासनकाल को कहा जाता है। क्लासिक युग किसके शासनकाल को कहा जाता है? तो कृष्णदेवराय के शासनकाल को कहा जाता है। अमुक्त माल्याद एवं जाम्बवाती कल्याणम की रचना कृष्णदेवराय ने की। अमुक्त माल्याद एवं जाम्बवाती कल्याणम की रचना किसने की? तो कृष्णदेवराय ने की। पांडुरंग महा पांडुरंग महात्म्यम की रचना तेनालीराम रामकृष्ण ने की। पांडुरंग महात्म्यम की रचना किसने की? तो तेनालीराम रामकृष्ण ने की। नेक्स्ट आपसे क्या पूछा जा रहा है, आप ध्यान से समझिए इस चीज़ों को, कि हजारा एवं विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो कृष्णदेवराय ने करवाया। कृष्णदेवराय ने आंध्र भोज, अभिनव भोज, आंध्र पितामह की उपाधि धारण की। कृष्णदेवराय ने किस किस की उपाधि ली? तो आंध्र भोज, अभिनव भोज, आंध्र पितामह की उपाधि धारण की। और तुलुव वंश का अंतिम शासक सदाशिव था। तुलुव वंश का अंतिम शासक कौन था? सदाशिव था। राक्षसी तगड़ी, तालिकोटा और बनीहट्टी का युद्ध 23 जनवरी 1565 को हुआ। राक्षसी तगड़ी का युद्ध, तालिकोटा का युद्ध और बनीहट्टी का युद्ध जो है, ये तीनों युद्ध 23 जनवरी 1565 को हुआ। विजयनगर के विरुद्ध बने दक्षिणी राज्यों में बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा, बिदर, जो आदिल शाह जिसका नेतृत्व कर रहा था, वो सारे संघ शामिल थे। इसमें तो विजयनगर के विरुद्ध बने दक्षिणी राज्यों में बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बिदर संघ शामिल थे, जिसका नेतृत्व आदिल शाह कर रहे थे। तालिकोटा के युद्ध में विजयनगर का नेतृत्व राम राय कर रहे थे। और विजयनगर का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो राम राय कर रहा था। विजयनगर के चौथे राजवंश अरविडु वंश की स्थापना तिरुमल ने की, और अरविडु वंश का अंतिम शासक रंग तृतीय था। अरविडु वंश का तृतीय अंतिम शासक कौन था? तो रंग तृतीय था। और राजवंश अरविडु वंश की स्थापना किसने की थी? तो तिरुमल ने की थी। मैसूर राज्य की स्थापना वोडेयार ने की। मैसूर जो राज्य था उसकी स्थापना किसने की? तो वोडेयार ने की। पुर्तगाली यात्री बारबोसा कृष्णदेव एल राय के शासनकाल में विजयनगर आया। पुर्तगाली यात्री बारबोसा कृष्णदेव राय के शासनकाल में विजयनगर आया। विजयनगर साम्राज्य की आय का सबसे बड़ा स्रोत जो था वो लगान था। विजयनगर साम्राज्य में जो भी इनकम होते थे उसका सबसे बड़ा साधन जो है वो लगान होता था। उत्तर भारत से दक्षिण भारत में आकर बसे लोगों को बड़वा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? बड़वा कहा जाता था। विजयनगर की मुद्रा पेगोडा थी, और बहमनी राज्य की मुद्रा हून थी। विजयनगर की मुद्रा क्या थी? पेगोडा थी, और वहीं बहमनी राज्य की मुद्रा हून थी। युद्ध में शौर्य का प्रदर्शन करने वाले मृत लोगों के परिवार को दी गई भूमि को रक्त कोड़गे कहा जाता था। वैसा भूमि जो युद्ध में शौर्य का प्रदर्शन करने वाले मृत लोग के जो परिवार थे उनको दी जाने वाले भूमि को रक्त कोड़गे कहा जाता था। बहमनी राज्य की स्थापना हसन गंगू ने की थी। बहमनी राज्य की स्थापना किसने की थी? तो हसन गंगू ने की थी। हसन गंगू अलाउद्दीन हसन बहम एलन शाह के नाम से सिंहासन पर बैठा।
हसन गंगू ने अपना नाम अलाउद्दीन हसन बहम एलन शाह के नाम से सिंहासन पर बैठा। हसन गंगू ने अपनी राजधानी गुलबर्गा को बनाया। हसन गंगू ने अपनी राजधानी किसे बनाया? तो गुलबर्गा को बनाया। बहमनी राज्य की राजभाषा बहमनी राज्य की राजभाषा मराठी थी। बहमनी राज्य की राजभाषा क्या थी? मराठी थी। अलाउद्दीन हसन के पश्चात सुल्तान जो बने वो मोहम्मद शाह थे। मोहम्मद शाह के शासनकाल में सर्वप्रथम बारूद का प्रयोग हुआ जो बुक्का के विरुद्ध किया गया था। अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वप्रथम बारूद का प्रयोग किसके शासनकाल में हुआ, तो मोहम्मद शाह के शासनकाल में हुआ और जो बुक्का के विरुद्ध किया गया था। भीमा नदी के तट पर फिरोजाबाद की स्थापना तजाउद्दीन फिरोज ने की। भीमा नदी के तट पर फिरोजाबाद की स्थापना किसने की? तो तजाउद्दीन ने की। और सिहाबुद्दीन अहमद प्रथम के शासक ने गुलबर्गा से अपनी राजधानी हटाकर बिदर में स्थापित किया। सिहाबुद्दीन अहमद प्रथम के शासक ने गुलबर्गा से अपनी राजधानी हटाकर बिदर में स्थापित किया। सिहाबुद्दीन अहमद प्रथम के शासक में क्या हुआ? तो इसने अपने गुलबर्गा से अपनी राजधानी हटाकर विदर्भ में स्थापित किया। सिहाबुद्दीन प्रथम ने विदर्भ का नया नाम मोहम्मदाबाद रखा। विदर्भ का नया नाम क्या रख दिया सिहाबुद्दीन ने? तो मोहम्मदाबाद रखा। मोहम्मद तृतीय के शासनकाल में ख्वाजा जहां की उपाधि से महमूद गवा को पीएम नियुक्त किया गया। मोहम्मद तृतीय के शासनकाल में ख्वाजा जहां की उपाधि से महमूद गवा को पीएम नियुक्त किया गया। बिदर में एक महाविद्यालय की स्थापना महमूद गवा ने करवाया और रूसी यात्री निकितन बहमनी राज्य बिदर की यात्रा पर आया। उस समय बहमनी राज्य पर मोहम्मद तृतीय का शासन था। बिदर जो जगह था वहाँ पे एक महाविद्यालय की स्थापना किसने करवाया? तो महमूद गवा ने करवाया। और रूसी यात्री निकितन जो है वो बहमनी राज्य बिदर की यात्रा पर आया तो उस समय बहमनी राज्य पर मोहम्मद तृतीय का शासन था। बहमनी वंश का अंतिम शासक कलीम उल्लाह था। बीजापुर के संस्थापक यूसुफ आदिल शाह थे। बीजापुर के संस्थापक कौन थे? यूसुफ आदिल शाह थे। गोलकुंडा के संस्थापक कुली कुतुब शाह थे। गोलकुंडा के संस्थापक कौन थे? कुली कुतुब शाह थे। बहमनी राज्य 5 स्वतंत्र राज्यों में बट गया। वह 5 राज्य थे बीजापुर, अहमदनगर, बरार, गोलकुंडा और बिदर था। जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। जौनपुर की स्थापना किसने की? फिरोज शाह तुगलक ने की। जौनपुर में स्वतंत्र सरकी राजवंश की स्थापना किसने की? तो मलिक सावरकर ने की सरकी राजवंश की स्थापना। मलिक सावरकर जिसे ख्वाजा जहां भी कहा जाता है उन्हें मलिक उस सर्क की उपाधि सुल्तान महमूद ने दी। मलिक सावरकर जिसे ख्वाजा जहां भी कहा जाता है उन्हें मलिक उस सर्क की उपाधि किसने दी? तो सुल्तान महमूद ने दी। और भारत के सिराज के रूप में जौनपुर को जाना जाता है। भारत के सिराज के रूप में किसे जाना जाता है? जौनपुर को जाना जाता है। अटाला देवी की मस्जिद का निर्माण इब्राहिम शाह ने किया। अटाला देवी की मस्जिद का निर्माण किसने किया? तो इब्राहिम शाह ने किया। अटाला देवी के मंदिर का निर्माण विजय चंद्र के द्वारा किया गया। किसके द्वारा करवाया गया? तो विजय चंद्र के द्वारा किया गया। और निर्माण करवाने वाले कौन थे? तो इब्राहिम शाह थे। जामा मस्जिद का निर्माण हुसैन शाह सरकी के द्वारा किया गया। जामा मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो हुसैन शाह सरकी के द्वारा किया गया। झंझरी मस्जिद का निर्माण इब्राहिम सरकी ने करवाया। झंझरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो इब्राहिम सरकी ने करवाया। लाल दरवाज़ा मस्जिद का निर्माण मोहम्मद शाह ने करवाया। लाल दरवाज़ा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो मोहम्मद शाह ने करवाया। 1301 ईस्वी में कश्मीर में हिंदू राज्य की स्थापना सुहादेव ने की। 1301 ईस्वी में कश्मीर में पहली बार हिंदू राज्य की स्थापना सुहादेव ने की। कश्मीर में शाहमीर द्वारा प्रथम मुस्लिम वंश की स्थापना की गई। किसके द्वारा? तो शाहमीर के द्वारा प्रथम मुस्लिम वंश की स्थापना कश्मीर में की गई। शाहमीर ने अपनी राजधानी इंद्रकोट को बनाया। शाहमीर जो थे वो अपनी राजधानी किसे बनाए? तो उसने अपनी राजधानी इंद्रकोट को बनाया। इंद्रकोट से राजधानी हटाकर अलाउद्दीन ने अलाउद्दीनपुर में स्थापित की। अलाउद्दीन जो है इंद्रकोट से राजधानी हटाकर शाहमीर की राजधानी को अलाउद्दीनपुर में स्थापित किया।
सिकंदर को बुतकिसन के नाम से जाना जाता है, सिकंदर को बुतकिसन के नाम से जाना जाता है। कश्मीर का अकबर जैन उल आबदीन को कहा गया है, कश्मीर का अकबर किसे कहा गया है, तो जैन उल आबदीन को कहा गया है। महाभारत एवं राज तरंगनी को फारसी में अनुवाद जैन उल आबदीन ने कराया। किसने कराया, तो जैन उल आबदीन ने महाभारत एवं राज तरंगनी को फारसी में अनुवाद कराया। 1588 ईस्वी में अकबर ने कश्मीर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। अकबर ने क्या किया, तो कश्मीर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। बंगाल को दिल्ली सल्तनत में बख्तियार खिलजी ने मिलाया। तो बख्तियार खिलजी ने क्या किया, तो बंगाल को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। गयासुद्दीन तुगलक ने बंगाल को 3 भागों में विभाजित किया। वे 3 भाग थे, लखनऊ जो उत्तरी बंगाल था, दूसरा सोनार गांव जो पूर्वी बंगाल था, और तीसरा सतगांव जो दक्षिणी बंगाल था। इन 3 भागों में बंगाल को विभाजित कर दिया। किसने, तो गयासुद्दीन तुगलक ने। पांडुओं में अदीना मस्जिद का निर्माण सुल्तान सिकंदर ने करवाया। अदीना मस्जिद का निर्माण किसने करवाया, तो सुल्तान सिकंदर ने पंडुआ में अदीना मस्जिद का निर्माण कराया। अलाउद्दीन हुसैन शाह ने बंगाल की राजधानी पंडुआ से गौड़ स्थानांतरित किया। अलाउद्दीन हुसैन शाह ने क्या किया, तो बंगाल की राजधानी पंडुआ से गौड़ स्थानांतरित किया। सत्यपीर नामक आंदोलन की शुरुआत अलाउद्दीन ने किया। सत्यपीर नामक आंदोलन की शुरुआत किसने किया, तो अलाउद्दीन ने किया। गौड़ में बड़ा सोना एवं कदम रसूल मस्जिद का निर्माण नासिरुद्दीन नुसरत शाह ने करवाया। गौड़ में बड़ा सोना एवं कदम रसूल मस्जिद का निर्माण नासिरुद्दीन नुसरत शाह ने करवाया। बाबर के आक्रमण के समय बंगाल का शासक नुसरत शाह था। बाबर के आक्रमण के समय बंगाल का शासक कौन था, नुसरत शाह था। 1401 ईस्वी में मालवा को स्वतंत्र घोषित दिलावर खान किया। 1400 ईस्वी में मालवा को स्वतंत्र घोषित किसने करवाया, तो दिलावर खान ने किया। अलप खान ने मालवा की राजधानी को धारा से मांडू स्थानांतरित किया। मालवा की राजधानी को धारा से मांडू किसने स्थानांतरित किया, तो अलप खान ने किया। इस बात को याद रखिएगा। 1400 ईस्वी में मालवा को स्वतंत्र घोषित किसने किया, तो दिलावर खान ने किया। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। मालवा में खिलजी वंश की स्थापना महमूद शाह ने की। अब मालवा में खिलजी वंश की स्थापना कौन कर रहा है, तो महमूद शाह ने किया। और मांडू के किले हिंडोला भवन या दरबार हॉल का निर्माण हुसंग शाह ने करवाया। मांडू के किले हिंडोला भवन या दरबार हॉल का निर्माण किसने करवाया, तो हुसंग शाह ने करवाया। बाज बहादुर एवं रूपमती का महल का निर्माण नासिरुद्दीन शाह ने करवाया। बाज बहादुर एवं रूपमती का महल का निर्माण किसने करवाया, तो नासिरुद्दीन शाह ने करवाया। जहाज महल का निर्माण गयासुद्दीन खिलजी ने मांडू में करवाया। जहाज महल का निर्माण किसने करवाया, तो गयासुद्दीन खिलजी ने मांडू में करवाया। कुशक महल का निर्माण महमूद खिलजी ने फतेहाबाद में करवाया। कुशक महल का निर्माण महमूद खिलजी ने फतेहाबाद में करवाया। गुजरात को दिल्ली सल्तनत में अलाउद्दीन ने मिलाया। दिल्ली सल्तनत में गुजरात को किसने मिलाया, तो अलाउद्दीन ने मिलाया। साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद नामक नगर को अहमद शाह ने बसाया। साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद नामक नगर को किसने बसाया, तो अहमद शाह ने बसाया। अहमद शाह ने पाटन से राजधानी हटाकर अहमदाबाद को बनाया। और गुजरात का सबसे प्रसिद्ध शासक महमूद बेगड़ा था। गुजरात का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था, तो महमूद बेगड़ा था। मुस्तफ़ाबाद नगर और मोहम्मदाबाद नामक नगर को महमूद बेगड़ा ने बसाया। महमूद बेगड़ा ने मुस्तफ़ाबाद नगर और मोहम्मदाबाद नामक नगर को बसाया। गुजरात को मुगल साम्राज्य में अकबर ने मिलाया। गुजरात को मुगल साम्राज्य में किसने मिलाया, तो अकबर ने मिलाया। मेवाड़ को दिल्ली सल्तनत में अलाउद्दीन खिलजी ने मिलाया। मेवाड़ को दिल्ली सल्तनत में किसने मिलाया, तो अलाउद्दीन खिलजी ने मिलाया। चित्तौड़ में विजय स्तंभ की स्थापना राणा कुंभा ने करवाई। चित्तौड़ में जो विजय स्तंभ है उसकी स्थापना किसने करवाई, तो राणा कुंभा ने करवाई। खानवा का युद्ध कब हुआ, तो 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध हुआ।
खानवा का युद्ध राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ जिसमें बाबर विजयी हुआ। खानवा का युद्ध किसके बीच हुआ? राणा सांगा और बाबर के बीच, जिसमें बाबर विजयी हुआ। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में राणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ जिसमें अकबर विजयी हुआ। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में राणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ जिसमें अकबर विजयी हुआ। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़गढ़ थी। मेवाड़ को मुगल साम्राज्य में जहांगीर ने मिलाया। मुगल साम्राज्य में मेवाड़ को किसने मिलाया? तो जहांगीर ने मिलाया। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के बीच खानदेश की स्थापना मलिक अहमद राजा फारूकी ने की। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के बीच खानदेश की स्थापना किसने की? तो मलिक अहमद राजा फारूकी ने की। खानदेश की राजधानी बुरहानपुर था। खानदेश की राजधानी कहाँ था? तो बुरहानपुर था। खानदेश का सैनिक मुख्यालय असीरगढ़ था। खानदेश का सैनिक मुख्यालय कहाँ था? तो असीरगढ़ था। खानदेश को मुगल साम्राज्य में अकबर ने मिलाया। खानदेश को मुगल साम्राज्य में किसने मिलाया? तो अकबर ने मिलाया। खानदेश को मुगल साम्राज्य में किसने मिलाया? तो अकबर ने मिलाया। सूफी संतों से शिष्यता ग्रहण करने वाले मुरीद कहलाते थे। जो भी शिष्यता ग्रहण करते थे सूफी संत से, उन्हें मुरीद कहा जाता था। सूफी जिन आश्रम में निवास करते थे उन्हें खानकाह या मठ कहा जाता था। जिन आश्रम में सूफी लोग निवास करते थे उसे खानकाह या मठ कहा जाता था। भारत में चिश्ती सिलसिला की शुरुआत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने की। भारत में चिश्ती सिलसिला की शुरुआत किसने की? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने की। चिश्ती सिलसिला का मुख्य केंद्र अजमेर था। चिश्ती सिलसिला का मुख्य केंद्र कौन सा था? तो अजमेर था। बाबा फरीद के गुरु का नाम बख्तियार काकी था। बाबा फरीद के गुरु का नाम क्या था? बख्तियार काकी था। अपने जीवन काल में दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन हजरत निजामुद्दीन औलिया ने देखा। अपने जीवन काल में दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासक किसने देखा? तो हजरत निजामुद्दीन औलिया ने देखा। दक्षिण भारत के क्षेत्र में चिश्ती संप्रदाय की शुरुआत शेख बुरहानुद्दीन गरीब ने की। दक्षिण भारत के क्षेत्र में चिश्ती संप्रदाय की शुरुआत किसने की? तो शेख बुरहानुद्दीन गरीब ने की। सूफियों के सुहरावर्दी धर्म संघ या सिलसिला की स्थापना शेख सिहाबुद्दीन उमर सुहारवर्दी ने की। सूफियों के सुहारवर्दी धर्म संघ या सिलसिला की स्थापना शेख सिहाबुद्दीन उमर सुहारवर्दी ने की। सत्तारी सिलसिले की स्थापना शेख अब्दुल्ला सत्तारी ने किया। सत्तारी सिलसिले की स्थापना किसने की? तो शेख अब्दुल्ला सत्तारी ने किया और इसका मुख्य केंद्र बिहार को बनाया। कादरी धर्म संघ या सिलसिला की स्थापना सैयद अबुल कादिर ने अल जलानी ने बगदाद में की। कादरी धर्म संघ या सिलसिला की स्थापना सैयद अबुल कादिर अल जिलानी ने बगदाद में की। कादरी सिलसिला के अनुयायी गाना बजाने के विरोधी थे। नक्शबंदी धर्म संघ की स्थापना ख्वाजा उबैदुल्लाह ने की। नक्शबंदी धर्म संघ की स्थापना किसने की? तो ख्वाजा उबैदुल्लाह ने की। नक्शबंदी धर्म संघ की स्थापना भारत में ख्वाजा बकी बिल्लाह ने की। भारत में नक्शबंदी धर्म संघ की स्थापना किसने की? तो ख्वाजा बकी बिल्लाह ने की। भक्ति आंदोलन की शुरुआत तमिल क्षेत्र में हुई। भक्ति आंदोलन की शुरुआत किधर हुई? तो तमिल क्षेत्र में हुई और भक्ति आंदोलन का विकास 12 अलवार वैष्णव संतों के द्वारा और 63 नयनार संतों के द्वारा किया गया। पल्लव राजा महेंद्र वर्मन को शैव धर्म स्वीकार शैव संत अप्पार ने करवाया। महेंद्र वर्मन जो पल्लव राजा थे उनको शैव धर्म किसने स्वीकार करवाया? तो शैव संत अप्पार ने करवाया। विठोबा पंथ के संत हर वर्ष पंढरपुर की तीर्थ यात्रा पर जाते थे। विठोबा पंथ के संत जो हर वर्ष किधर जाते थे? तो पंढरपुर की तीर्थ यात्रा पर जाते थे। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में रामानंद द्वारा लाया गया। किसके द्वारा लाया गया भक्ति आंदोलन को? तो उत्तर भारत में रामानंद द्वारा लाया गया। रामानंद की शिक्षा से 2 संप्रदायों का प्रादुर्भाव हुआ और वे 2 संप्रदाय सगुन और निर्गुण थे। कौन कौन से संप्रदाय थे? सगुन और निर्गुण। निर्गुण संप्रदाय के प्रसिद्ध प्रतिनिधि कबीर थे। निर्गुण संप्रदाय के प्रसिद्ध प्रतिनिधि कौन थे? तो कबीर थे। भावी उत्तर भारतीय पथों का आध्यात्मिक गुरु कबीर को माना गया है। भावी उत्तर भारतीय पथों का आध्यात्मिक गुरु किसे माना गया? तो कबीर को माना गया है। दक्षिण में वैष्णव संतों द्वारा 4 मतों की स्थापना अद्वैत दर्शन के विरोध में की गई।
दक्षिण में वैष्णव संतों द्वारा 4 मतों की स्थापना जो है वो अद्वैत दर्शन के विरोध में की गई। कबीर सिकंदर लोदी सुल्तान के समकालीन थे। कबीर जो है वो सिकंदर लोदी सुल्तान के समकालीन थे। अगर पूछा जाए कबीर किसके समकालीन थे तो सिकंदर लोदी के समकालीन थे। नेक्स्ट अब आप लोग मुगल साम्राज्य को देखेंगे। किस साम्राज्य को? मुगल साम्राज्य को। अब हम लोग मुगल साम्राज्य देखेंगे। मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। मुगल वंश का संस्थापक अगर आपसे पूछा जाए तो बताइएगा कि बाबर था, जिसका जन्म 1483 ईस्वी में हुआ और उसकी मातृभाषा तुर्की थी। आपसे पूछे मुगल वंश का संस्थापक कौन था तो बोलिएगा कि बाबर था, जिसका जन्म 1483 ईस्वी में हुआ और उसकी मातृभाषा तुर्की थी। उनके पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था, जो फरगना का शासक था। इतनी बात तो आपको बाबर के बारे में पता होनी ही चाहिए अगर कोई पूछे बाबर कौन था तो। 1560 ईस्वी में बाबर बादशाह की उपाधि ली और बाबर के 4 पुत्र थे। बाबर बादशाह की उपाधि कब ली? 1560 ईस्वी में, और इसके 4 पुत्र थे, जिसका नाम हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल था। इनके 4 पुत्रों का नाम क्या क्या था? तो हुमायूं था, कामरान था, अस्करी और हिंदाल रखा था। बाबर ने 5 बार भारत पर आक्रमण किया। कितने बार भारत पर आक्रमण किया? तो 5 बार भारत पर आक्रमण किया, जिसका पहला आक्रमण 1519 ईस्वी में यूसुफ जाति के विरुद्ध था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा कि बाबर 5 बार भारत पर आक्रमण करेगा और पहला आक्रमण 1519 ईस्वी में यूसुफ जाति के विरुद्ध इसका आक्रमण होगा। 1519 के अभियान में बाजोर और भेरा को अधिकार में लिया। पहले ही आक्रमण में इसने क्या किया? बाजोर और भेरा को अपने अधिकार में ले लिया। तुगलमा युद्ध नीति बाबर की प्रसिद्ध नीति थी। तुगलमा युद्ध, इसकी जो युद्ध की नीति थी वो तुगलमा युद्ध नीति थी। याद रखिएगा, बाबर की यह नीति है जो काफ़ी प्रसिद्ध नीति थी। तोप खाने की पहली बार प्रयोग बाबर ने पानीपत के युद्ध में की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर पूछा जाए कि बाबर ने पानीपत के युद्ध में तोप खाने की प्रयोग पहली बार की थी, और बाबर के प्रसिद्ध निशानेबाज उस्ताद अली और मुस्तफ़ा थे। बाबर के प्रसिद्ध निशानेबाज कौन थे? तो उस्ताद अली और मुस्तफ़ा थे। कलंदर की उपाधि बाबर को दिया गया। कलंदर के नाम से किसे जाना जाता है? तो याद रखिएगा, बाबर को दिया गया कलंदर की उपाधि। क्यों दिया गया? उसकी उदारता के लिए उसे कलंदर की उपाधि दी गई। बाबर को मूवियान नामक पद्य शैली का जन्मदाता माना जाता है। मूवियान नामक पद्य शैली का जन्मदाता आपसे पूछे कौन है तो बताइएगा कि बाबर है। राणा सांगा के खिलाफ जिहाद का नारा बाबर ने दिया था। विजय के बाद गाजी की उपाधि धारण कर ली, और जब 1501 ईस्वी में जब उसकी विजय हुई तो यहाँ पे राणा सांगा जो है राणा सांगा के खिलाफ जिहाद का नारा बाबर ने दिया, और इस नारे के बाद, विजय के बाद उसने गाजी की उपाधि धारण की। किसने? तो बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु आगरा में हुई। कहाँ हुई इसकी मृत्यु? आगरा में हुई, और उसे आराम बाग में दफनाया गया, और फिर उसे काबुल में भी दफनाया गया। वहाँ से उसे उठाकर काबुल में जाके दफना दिया। तो अगर आपसे पूछा जाए वह कौन सा शासक था जिसे 2 बार दफनाया गया, एक बार आराम बाग और दूसरी बार काबुल में, तो याद रखिएगा वह बाबर था। इसकी आत्मकथा है बाबरनामा, जिसका फारसी में अनुवाद अब्दुल रहीम खान खाना ने करवाया। बाबर की आत्मकथा का नाम क्या है? बाबरनामा, और उसकी फारसी में अनुवाद किसने करवाया? तो अब्दुल रहीम खान खाने ने करवाया। प्रसिद्ध नक्शबंदी सूफी ख्वाजा उबैदुल्लाह अहरार का अनुयायी था। प्रसिद्ध जो नक्शबंदी है सूफी ख्वाजा उबैदुल्लाह अहरार का अनुयायी था। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ, जिसमें बाबर विजयी हुआ। पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ? 21 अप्रैल 1526 में इब्राहिम और बाबर के बीच, जिसमें बाबर विजयी हुआ। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ, इसमें भी बाबर विजयी हुआ। खानवा का युद्ध कब हुआ? 1527 ईस्वी में राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ, जिसमें बाबर विजयी हुआ। चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में हुआ, मेदिनी राय और बाबर के बीच हुआ, इसमें भी बाबर की विजयी हुई। क्योंकि याद कीजिए, मैंने आपको बताया कि इसकी युद्ध नीति जो है कैसी थी। बाबर की युद्ध नीति के बारे में आप याद कीजिए, कैसा आपको मैंने बताया था। इसकी जो युद्ध नीति थी तुगलमा युद्ध नीति थी।
इस नीति के हिसाब से वो क्या करते थे, अपने सैनिकों को धीरे धीरे चारों ओर से फैलाकर बीच में अपने दुश्मनों, अपने शत्रु को रखते थे और हमला करते थे। यही थी इसकी तुगलमा युद्ध नीति। तो पानीपत का पहला युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में इब्राहिम और बाबर के बीच हुआ, जिसमें बाबर विजयी हुआ। और खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ, जिसमें बाबर विजयी हुआ। फिर चंदेरी का युद्ध हुआ 1528 ईस्वी में मेदिनी राय और बाबर के बीच, और इसमें भी बाबर की विजय हुई। घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में अफगान और बाबरों के बीच हुई, जिसमें बाबर की ही विजय हुई। इन 4 युद्ध जो लगातार लड़े गए 26, 27, 28, 29 में, ये चारों के चारों युद्ध में बाबर ही विजयी हुए। हुमायूं के बारे में देखते हैं कि हुमायूं 1530 ईस्वी में आगरा के सिंहासन पर बैठा। इससे पहले यह बदखसा का सूबेदार था। हुमायूं जो है 1530 ईस्वी में आगरा के सिंहासन पर बैठेगा, लेकिन इससे पहले यह बदखसा का सूबेदार था। कामरान को काबुल कंधार दिया, मिर्जा अस्करी को संभल दिया, मिर्जा हिंदाल को अलवर और मेवाड़ दिया, और सुलेमान मिर्जा को इसने बदखसा प्रदेश दिया। हुमायूं क्या किया, कमरान को काबुल कंधार दे दिया, मिर्जा अस्करी को संभल दिया, मिर्जा हिंदाल को अलवर और मेवाड़ दिया, और सुलेमान मिर्जा को बदखसा प्रदेश दिया। हुमायूं की पत्नी हमीदा बानो बेगम थी। हुमायूं की पत्नी कौन थी? हमीदा बानो बेगम थी। दिनपनाह नामक नगर की स्थापना हुमायूं ने की थी। और 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनने के नियम किसने बनाए? तो हुमायूं ने बनाए। हुमायूं के बारे में लेनपुल ने कहा कि यह गिरते पड़ते इस जीवन से मुक्त हो गया। अगर आपसे पूछे कि लेनपुल ने हुमायूं के बारे में क्या कहा, तो आप बताइएगा कि इसने कहा कि यह गिरते पड़ते अपने जीवन से मुक्त हो गया। कौन? हुमायूं। दिनपनाह भवन में स्थित पुस्तकालय जिसे हम लोग शेर मंडल कहते थे, दिनपनाह भवन में स्थित पुस्तकालय इसे शेर मंडल कहते हैं, उसकी सीढ़ियों से गिरने के कारण इसकी मृत्यु हो गई हुमायूं की। इसके 4 प्रमुख युद्ध हैं, जो देवरा का युद्ध है 1531 में लड़ा गया इसने, और चौसा का युद्ध 1539 में, और बिलग्राम का युद्ध 1540 में, और सरहिंद का युद्ध 1555 ईस्वी में इसने लड़ा। बिलग्राम युद्ध के बाद यह सिंध चला गया और वहाँ यह 15 वर्षों तक रहा। इसके युद्ध को याद रखिएगा कि देवरा का युद्ध 1531 में हुमायूं लड़ा, चौसा का युद्ध 1539 में लड़ा, 1540 में बिलग्राम का युद्ध था, और 1555 में सरहिंद का युद्ध हुआ। और इस युद्धों के बाद, बिलग्राम युद्ध के बाद यह सिंध चला गया। बिलग्राम युद्ध जो आपका 1540 में हुआ, इसके बाद यह कहाँ चला गया? सिंध चला गया, और वहाँ यह 15 वर्षों तक रहा। बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध जो 1540 में शेर खान और हुमायूं के बीच हुआ, जिसमें शेर खान विजयी हुआ। आपसे बिलग्राम का युद्ध पूछे या कन्नौज का युद्ध पूछे तो आप बताइएगा 1540 में हुआ, जिसमें हुमायूं हार जाता है और शेर खान विजयी होता है। चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में शेर खान और हुमायूं के बीच हुआ। इसमें भी शेर खान ही विजयी हुआ, और शेर खान इस विजय के बाद शेर शाह की पदवी ली। अब ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए शेर खान ने शेर शाह की पदवी कब ली, तो इसी चौसा युद्ध के बाद, जब शेर खान और हुमायूं के बीच युद्ध हुआ और शेर खान विजयी होता है, तो इसी उपलक्ष्य में वह शेर शाह की पदवी लेता है। हुमायूं नामा की रचना किसने की? तो गुलबदन बेगम ने की। हुमायूं नामा की रचना किसने की? गुलबदन बेगम ने की। अब शेर शाह को हम लोग देखेंगे कि शेर शाह सूर साम्राज्य का संस्थापक था। इसके बचपन का नाम फरीद खान था। सूर साम्राज्य का संस्थापक कौन था? शेर शाह, और इसी का बचपन का नाम फरीद खान था। इसके पिता का नाम हसन खां था। मोहम्मद बाहर खां लोहानी ने इसे शेर खान की उपाधि दी थी। मोहम्मद बाहर खां लोहानी ने इसे शेर खान की उपाधि दी थी। किसे? शेर शाह को। बिलग्राम का युद्ध जो 1540 ईस्वी में हुआ, उसके बाद यह दिल्ली की गद्दी पर बैठा, क्योंकि उस बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं को यह पराजित कर चुका था, इसलिए वह दिल्ली की गद्दी पर बैठा। कालिंजर के किले को जीतने के क्रम में इसकी मृत्यु हो गई। शेरशाह की मृत्यु, कालिंजर के किले को जीतने के क्रम में इसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के वक्त यह उक्का नामक आग्नेय शास्त्र चला रहा था। याद रखिएगा, शेरशाह जो है आग्नेय शास्त्र चलाते वक्त इसकी मृत्यु हो गई थी। कालिंजर का शासक इसके बाद किरत सिंह था। शेरशाह का मकबरा सासाराम में है। रोहतासगढ़ किला एक कोहना मस्जिद का निर्माण शेरशाह ने करवाया। रोहतासगढ़ किला एक कोहना मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो शेरशाह ने करवाया।
शेरशाह ने भूमि की माप के लिए 32 अंक वाला सिकंदरी गज और सन की डंडी का प्रयोग किया। शेरशाह ने भूमि की माप के लिए क्या किया, तो 32 अंक वाला सिकंदरी गज और सन की डंडी का प्रयोग किया। शेरशाह ने 178 ग्रेन चांदी का रुपया और 380 ग्रेन तांबे के दाम के सिक्के चलाए। चांदी का कौन सा, तो 178 ग्रेन चांदी का रुपया और 380 ग्रेन तांबे के दाम के सिक्के चलाए। शेरशाह ने शेरसूर नगर बसाया। इसने 1/3 भाग सरकार से लगान वसूल किया। शेरसूर नगर किसने बसाया, तो शेरशाह ने, और 1/3 भाग या सरकार से लगान वसूल किया। शेरशाह ने कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत की। कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत किसने की, शेरशाह ने की। पाटलिपुत्र को पटना के नाम से 1541 ईस्वी में शेरशाह ने स्थापित किया। पाटलिपुत्र को पटना का नाम किसने दिया, तो शेरशाह ने दिया 1541 में। शेरशाह ने डाक प्रथा का प्रचलन किया। शेरशाह के द्वारा ही ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत करवाई गई और मलिक मोहम्मद जायसी शेरशाह के समकालीन थे। ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत किसने करवाई, तो शेरशाह ने, और मलिक मोहम्मद जायसी जो है किसके समकालीन थे, तो शेरशाह के। अब हम लोग अकबर के बारे में पढ़ेंगे कि अकबर की माता का नाम हमीदा बानो बेगम था। इनका जन्म अमरकोट में राणा वीर साल के महल में हुआ। अकबर का जन्म वीर साल के महल में हुआ। अकबर के बचपन का नाम जलाल था। बचपन का नाम क्या था, जलाल था। अकबर के शिक्षक का नाम अब्दुल लतीफ़ था। शिक्षक कौन थे, अब्दुल लतीफ़ थे। अकबर के संरक्षक बैरम खां थे, जिसे खानी बाबा कहा जाता था। अकबर का पंजाब के कलानौर में राज्याभिषेक हुआ और पानीपत का दूसरा युद्ध जो 1526 ईस्वी में अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया, जिसमें अकबर विजयी हुआ। मुबारक खां ने बैरम खां की पाटन में हत्या कर दी। किसने, तो मुबारक खां ने बैरम खां की पाटन में हत्या कर दी। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी में महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ, जिसमें अकबर विजयी हुआ। इस हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर का सेनापति मानसिंह था। हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर का सेनापति कौन था, मानसिंह था। कुंभलगढ़ राणा प्रताप का राजधानी था। महाराणा प्रताप का राजधानी कहाँ था, तो कुंभलगढ़ था। महाराणा प्रताप की मृत्यु कैसे हुई, तो महाराणा प्रताप की मृत्यु प्रत्यंचा चढ़ाते समय चोट लगने से हो गई। राणा प्रताप ने हल्दी घाटी युद्ध के बाद चावड़ में राजधानी बनाई। अकबर ने दीन-ए इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित था। अकबर जो है दीन-ए इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित था। दीन-ए इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम एवं हिंदू शासक बिरबल था। दीन-ए इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला प्रथम एवं हिंदू शासक कौन था, बिरबल था। जब्ती प्रणाली अकबर के शासनकाल में प्रचलित थी। जब्ती प्रणाली किसके शासनकाल में प्रचलित थी, अकबर के शासनकाल में। अकबर के दरबार में प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन था। गुजरात विजय के दौरान अकबर सर्वप्रथम समुद्र को देखा था। किस विजय के दौरान, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि किस अभियान के दौरान अकबर ने समुद्र को देखा था, तो गुजरात अभियान के दौरान अकबर ने, गुजरात विजय के दौरान अकबर सर्वप्रथम समुद्र को देखा था। अकबर के दरबार में दसवंत एवं बसावन चित्रकार थे। मनसबदारी प्रथा प्रमुख विशेषता थी अकबर के समय। या अगर से पूछा जाए मनसबदारी प्रथा किसने चलाई थी, तो अकबर ने चलाई थी। गुजरात अभियान को इतिहासकार स्मिथ ने संसार के इतिहास का सर्वाधिक द्रुतगामी आक्रमण कहा है। गुजरात अभियान को इतिहासकार स्मिथ ने संसार के इतिहास का सर्वाधिक द्रुतगामी आक्रमण कहा है। अकबर के दीवान राजा टोडरमल ने दहसाल बंदोबस्त व्यवस्था लागू की। अकबर के जो दीवान थे राजा टोडरमल, उसने दहसाल बंदोबस्त व्यवस्था लागू की। सूफी संत शेख सलीम चिश्ती अकबर के समकालीन थे। अकबर को आगरा के निकट सिकंदरा में दफनाया गया। अकबर के दरबार में नवरत्न थे, जिनके नाम अबुल फजल फैजी, तानसेन, बिरबल, टोडरमल, राजा मान सिंह, अब्दुल रहीम खान खाना और फ़कीर अजीउद्दीन और मुल्ला दो प्याजा, ये अकबर के 9 रत्न थे। अबुल फजल ने अकबरनामा ग्रंथ की रचना की। अकबरनामा ग्रंथ की रचना किसने की, तो अबुल फजल ने की। तानसेन का जन्म 1506 ईस्वी में ग्वालियर में हुआ था और तानसेन का असली नाम रामतनु पांडे था। तानसेन को कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि अकबर ने दी थी। हरिदास जो था वो तानसेन के गुरु थे। हरिदास कौन थे, तो वो तानसेन के गुरु थे। मानसिंह तोमर हरिदास एवं तानसेन के गुरु थे।
हरिदास और तानसेन दोनों के गुरु कौन थे? मानसिंह तोमर थे। यूसुफ जातियों के विद्रोह दबाने के दौरान बिरबल की हत्या हो गई। यूसुफ जाइयों के विद्रोह दबाने के दौरान बिरबल की हत्या हो गई। अकबर ने अनुवाद विभाग की स्थापना की। अनुवाद विभाग की स्थापना किसने की? तो अकबर ने की। अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। बिरबल को कवि प्रिय की उपाधि दिया गया। हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल किसके काल को कहा जाता है? तो अकबर के काल को कवि प्रिय की उपाधि किसे दिया गया? बिरबल को। बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने करवाया किस खुशी में? तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। चार बाग बनाने की परंपरा अकबर के समय शुरू हुई। श्री कलम की उपाधि अब्दुल समद को दिया गया और जड़ी कलम की उपाधि मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को दिया गया। अकबर जो है नक्कारा, जिसे हम लोग नगाड़ा कहते हैं, वाद्य यंत्र बजाता था। कौन बजाता था? अकबर। नेक्स्ट हम लोग अब जहांगीर को देखेंगे कि जहांगीर अकबर का उत्तराधिकारी है, जिसे सलीम भी कहा जाता था। जहांगीर 1605 में गद्दी पर बैठा। कब बैठा? 1605 में गद्दी पर बैठा। इसे सलीम भी कहा जाता था। यह अकबर का उत्तराधिकारी था। न्याय की जंजीर के लिए इसे याद किया जाता है, जो जंजीर सोने का बना हुआ था। जहांगीर के समय जो न्याय की जंजीर बनी हुई थी वे सोने की बनी हुई थी, इसलिए इसे याद किया जाता है। तुजुक ए जहांगीरी आत्मकथा की शुरुआत की, लेकिन पूरा करने का श्रेय मौत बिंद खां को जाता है। जहांगीर ने तुजुक ए जहांगीरी आत्मकथा तो शुरुआत की थी, लेकिन उसे पूरा करने का श्रेय मौत बिंद खां को जाता है। जहांगीर का पुत्र खुसरो और जहांगीर की सेना के बीच युद्ध जालंधर के निकट भैरावल मैदान में हुआ। किसके किसके बीच? तो इसका पुत्र खुसरो के खिलाफ ही इसका युद्ध हुआ। अर्जुन देव को फांसी दिलवा दिया गया क्योंकि उसने खुसरो की मदद की थी, इसलिए जहांगीर ने उसे फांसी दिलवा दी। खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दी। खुर्रम को कौन सा उपाधि दिया गया? तो शाहजहां की उपाधि दी गई। अली कुली बेग को शेर अफगान की उपाधि प्रदान किया गया। अली कुली बेग नूरजहां का पति था। अली कुली बेग को शेर अफगान की उपाधि, आपसे पूछा जाए शेर अफगान की उपाधि किसे दिया गया है, तो अली कुली बेग को। और अली कुली बेग जो है वो नूरजहां का पति था। नूरजहां का वास्तविक नाम मेहरुनिसा था। नूरजहां मिर्जा गयास बेग की पुत्री थी। नूरजहां से शादी करने के बाद जहांगीर ने उसे नूर महल एवं नूरजहां की उपाधि दी। ध्यान रखिएगा कि नूरजहां से जब जहांगीर शादी करेगा तो शादी के बाद नूरजहां को वह नूर महल और नूरजहां की उपाधि देगा और चांदी के सिक्के जारी करवाए। जहांगीर के शासनकाल में ईरानियों को उच्च पद प्राप्त हुआ। लाडली बेगम शेर अफगान की पुत्री थी। लाडली बेगम कौन थी? शेर अफगान की पुत्री थी, जिसकी शादी जहांगीर के पुत्र शहरयार के साथ हुई। अस्मत बेगम ने गुलाब से इत्र निकालने की विधि खोजी। महावत खान ने झेलम नदी के किनारे जहांगीर और नूरजहां को बंदी बना लिया। किसने बना लिया? तो महावत खान ने झेलम नदी के किनारे जहांगीर और नूरजहां को बंदी बना लिया। इनके 5 पुत्र थे इनके, जो एक खुसरो, परवेज, खुर्रम, शहरयार और जहांदार जो है वो जहांगीर के 5 पुत्र थे। और जहांगीर की मृत्यु भीमावर स्थान पर हो गई। उसे सहदरा में रावी नदी के किनारे दफनाया गया। जहांगीर के 5 पुत्र थे, खुसरो, परवेज, खुर्रम, शहरयार और जहांदार। और जहांगीर की मृत्यु के बाद उसे भीमावार स्थान पर उसकी मृत्यु हुई, लेकिन उसे सहदरा में रावी नदी के किनारे दफनाया गया। इसके काल में चित्रकला चरम उत्कर्ष पर था। आगरा में चित्रनशाला की स्थापना की। जहांगीर ने आगरा में चित्रनशाला की स्थापना की। हमजानामा का विषय चित्रकला है। हमजानामा का विषय क्या है? चित्रकला है। संस्कृत के कवि जगन्नाथ को पंडित राज की उपाधि दी। जहांगीर ने संस्कृत के कवि जगन्नाथ को पंडित राज की उपाधि दी। अबुल हसीन को नादिरुज्जमा की उपाधि दी। उस्ताद मसूर को नादिर अल उस की उपाधि दी। किसने दी? तो जहांगीर ने दी। अबुल हसन को नादिरुज्जमा की उपाधि और उस्ताद मसूर को नादिर अल उस की उपाधि दी। इसके समय को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। इत्माद उद्दौला का मकबरा नूरजहां ने बनवाया। इत्माद उद्दौला का मकबरा किसने बनाया? तो नूरजहां ने बनवाया। इत्माद उद्दौला बेदाग सफ़ेद संगमरमर से निर्मित प्रथम इमारत है जिसमें सर्वप्रथम पित्रा दुरा नामक जुड़ाव किया गया है।
इत्माद उद्दौला बेदाग सफ़ेद संगमरमर से निर्मित प्रथम इमारत है जिसमें सर्वप्रथम पित्रा दुरा नामक जुड़ाऊ काम किया गया है। जहांगीर के मकबरा का निर्माण नूर जहां ने कराया। कैप्टन हॉकिंस और प्रथम अंग्रेज सर थॉमस रो जहांगीर के शासनकाल में आया। अशोक के कौशाम्बी स्तंभ पर जहांगीर का लेख उत्कीर्ण है। अशोक के कौशाम्बी स्तंभ पर किसका लेख उत्कीर्ण है? तो जहांगीर का है। नेक्स्ट हम लोग शाहजहां को देखेंगे। तो शाहजहां की माता का नाम जगत गोसाई था। मम्मी का नाम क्या था इनका? जगत गोसाई था। इनका जन्म लाहौर में 1552 ईस्वी में हुआ। कहाँ जन्म हुआ? लाहौर में 1552 में। और शाहजहां को ही खुर्रम कहा जाता था और इसकी पत्नी का नाम अर्जुमंद बानो बेगम था। इसको खुर्रम कहा जाता था और इनकी पत्नी का नाम अर्जुमंद बानो बेगम था, जिसे मलिका ए जमानी की उपाधि दी गई थी। किसे दी गई थी? तो अर्जुमंद बानो बेगम को। आसिफ खान शाहजहां के शासनकाल में वजीर के पद पर नियुक्त था। कौन था? आसिफ खान। महावत खान को खान खान की उपाधि दी गई थी। महावत खान को खान खान की उपाधि दी गई थी। नूर जहां को 2 लाख प्रति वर्ष पेंशन देकर शाहजहां ने उसे लाहौर भेज दिया। किसे? नूर जहां को। ताजमहल का निर्माण मुमताज महल की याद में आगरा में करवाया। उस्ताद इसा ताजमहल की रूपरेखा तैयार की, लेकिन इसके मुख्य स्थापत्य कलाकार जो थे वो उस्ताद अहमद लाहौरी थे। अगर आपसे पूछा जाए इनके मुख्य स्थापत्य कलाकार कौन थे तो उस्ताद अहमद लाहौरी बताइएगा। और अगर पूछा जाए कि ताजमहल की रूपरेखा किसने तैयार की तो उस्ताद ईसा बताइएगा। शाहजहां ने मयूर सिंहासन का निर्माण कराया और जिसके मुख्य कलाकार बे बादल खां थे। मयूर सिंहासन का निर्माण कराया और उसके मयूर सिंहासन बनाने वाले कौन थे? तो बे बादल खां थे। इस सिंहासन के पीछे पित्रा दुरा जड़ाऊ काम की श्रृंखला बनाई गई, जिसे यूनानी देवता आर्फियस को वीणा बजाते हुए चित्रित किया गया है। सिंहासन के पीछे पित्रा दुरा जुड़ाऊ काम की श्रृंखला बनाई गई, जिसमें यूनानी देवता आर्फियस को वीणा बजाते हुए चित्रित किया गया है। शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। स्थापत्य कला का स्वर्ण युग किसके काल को कहा जाता है? तो शाहजहां के काल को। शाहजहां ने दिल्ली का लाल किला, दीवाने आम, ध्यान से समझिए, शाहजहां ने दिल्ली का लाल किला, दीवाने आम, दीवाने खास, दिल्ली का जामा मस्जिद और आगरा का मोती मस्जिद, ताजमहल, लाहौर किला स्थित शीश महल, इन सभी चीज़ों का निर्माण शाहजहां ने करवाया। ताजमहल का पूर्ववर्ती हुमायूं का मकबरा को माना जाता है। ताजमहल का पूर्ववर्ती किसे माना जाता है? तो हुमायूं का मकबरा को माना जाता है। अपनी राजधानी को इसने आगरा से दिल्ली लाने के लिए यमुना नदी के दाहिने तट पर शाहजहानाबाद की नींव डाली। अपनी राजधानी को इसने आगरा से दिल्ली लाने के लिए क्या किया? यमुना नदी के दाहिने तट पर शाहजहानाबाद की नींव डाली। आगरा के जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां की पुत्री जहां आरा ने करवाई। आगरा के जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां की पुत्री जहां आरा ने करवाई। मोहम्मद फ़कीर एवं मीर हासिम उनके दरबार के चित्रकार थे। कौन कौन थे? मोहम्मद फ़कीर एवं मीर हासिम। बंसीधर मिश्र एवं हरि नारायण मिश्र 2 संस्कृत कवि उनके दरबार में रहते थे। शाहजहां के दरबार में बंसीधर मिश्र और हरि नारायण मिश्र 2 संस्कृत कवि रहते थे। लाल खान संगीतज्ञ को गुण समंदर की उपाधि और संगीतज्ञ जगन्नाथ को महाकवि राय की उपाधि शाहजहां ने दिया। दारा सिकोह ने भगवत गीता, योग, वशिष्ठ, उपनिषद, रामायण का अनुवाद करवाया। किसने करवाया? तो दारा सिकोह ने भागवत गीता, योग, वशिष्ठ, उपनिषद और रामायण का अनुवाद करवाया। सर ए अकबर नाम से उपनिषद का अनुवाद करवाया। और उस जो अनुवाद हुआ वो किस नाम से करवाया गया? तो सर ए अकबर नाम से इन उपनिषदों का अनुवाद करवाया गया। उपनिषद का अनुवाद सर ए अकबर नाम से करवाया गया। शाहजहां ने दारुल बका नामक कॉलेज की मरम्मत करवाई। किस कॉलेज की? तो दारुल बका नामक कॉलेज की मरम्मत शाहजहां ने करवाई। धर्मट का युद्ध 15 अप्रैल 1658 ईस्वी को दारा और औरंगजेब के बीच लड़ा गया, जिसमें दारा की हार हो गई। किसमें? धर्मट का युद्ध में, जो 15 अप्रैल 1658 को दारा और औरंगजेब के बीच हुआ, जिसमें दारा हार गया। धर्मट का युद्ध
सेकेंड आपका है सामूगढ़ का युद्ध, जो 29 मई 1658 ईस्वी को दारा और औरंगजेब के बीच हुआ। इस युद्ध में भी दारा की हार हुई। सामूगढ़ का जो युद्ध हुआ 29 मई 1658 को, उसमें दारा और औरंगजेब के भी बीच युद्ध हुआ, इसमें भी दारा की हार हुई। इस्लाम धर्म की अवहेलना करने के अपराध में दारा शिकोह की हत्या कर दी गई। किस धर्म की अवहेलना करने के दौरान? तो इस्लाम धर्म की अवहेलना करने के दौरान दारा शिकोह की हत्या कर दी गई। काकबाड़ी किला में दारा शिकोह ने निर्वासित जीवन बिताया। किस किला में? तो काकबाड़ी किला में दारा शिकोह ने निर्वासित जीवन बिताया। काकबरी किला का निर्माण जय सिंह द्वितीय ने कराया। काकबरी किला का निर्माण किसने कराया? जय सिंह द्वितीय ने कराया। इस्लाम धर्म की अवहेलना करने के अपराध में दारा शिकोह की हत्या कर दी गई। काकबाड़ी किला में दारा शिकोह ने निर्वासित जीवन बिताया। काकबाड़ी किला का निर्माण जय सिंह द्वितीय ने कराया। किसने कराया? तो जय सिंह द्वितीय ने काकबाड़ी किला का निर्माण करवाया। दारा शिकोह को शाह बुलंद इकबाल के रूप में जाना जाता है। दारा शिकोह को शाह बुलंद इकबाल के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट हम लोग औरंगजेब के बारे में पढ़ेंगे। औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? जिंदा पीर। औरंगजेब जो है वो सुन्नी धर्म को मानता था। किस धर्म को? सुन्नी धर्म को। औरंगजेब का जन्म 1618 ईस्वी में दोहाद गुजरात में हुआ था। कहाँ हुआ था इनका जन्म? दोहाद गुजरात में हुआ था। इसकी पत्नी का नाम दिलरास बानो बेगम था। औरंगजेब की पत्नी का नाम दिलरास बानो बेगम था। औरंगजेब 2 बार राज्याभिषेक करवाया, एक बार आगरा पर कब्जा करने के बाद और दूसरा देवराई के युद्ध के बाद। औरंगजेब के गुरु का नाम मीर मोहम्मद हकीम था। क्या था? मीर मोहम्मद हकीम था। औरंगजेब के समय पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में जय सिंह और शिवाजी के बीच हुई थी। 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि हुई जय सिंह और शिवाजी के बीच, लेकिन उस टाइम शासन औरंगजेब का चल रहा था। शिवाजी को कैद करके जयपुर भवन में रखा गया था और नवे गुरु तेग बहादुर की हत्या दिल्ली में करवा दी। क्योंकि गुरु तेग बहादुर इस्लाम धर्म को स्वीकार नहीं कर रहे थे, इसलिए औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर की हत्या दिल्ली में करवा दी। जजिया कर को औरंगजेब ने फिर से लागू किया। औरंगजेब ने बीवी का मकबरा का निर्माण औरंगाबाद में करवाया। औरंगजेब ने बीवी का मकबरा का निर्माण औरंगाबाद में करवाया और औरंगजेब ने बीजापुर एवं गोलकुंडा को मुगल में मिला लिया। जाट विद्रोह का नेतृत्व गोकुला एवं राजा राम ने किया। जाट विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो गोकुल एवं राजा राम ने किया। 1670 ईस्वी में तिलपत की लड़ाई में जाट परास्त हुए। भरतपुर राजवंश की नींव चूड़ामन ने डाली। 1670 ईस्वी में याद रखिएगा, तिलपत की लड़ाई में जाट जो है हार जाते हैं और भरतपुर राजवंश की नींव किसने डाली? तो चूड़ामन ने भरतपुर राजवंश की नींव डाली। सर्वाधिक हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति करने वाला सम्राट कौन था? तो औरंगजेब था, जिसने सर्वाधिक हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति की थी। औरंगजेब के समय हिंदू मनसबदारों की संख्या 337 थी। कितनी थी? 337। अकबर के जमाने में प्रारंभ प्रथाओं पर प्रतिबंध लगा दिया। औरंगजेब बीना बजाने में दक्ष था। अकबर के जमाने में जो भी प्रथाएं चल रही थी, सारी प्रथाओं पे औरंगजेब ने प्रतिबंध लगा दिया, लेकिन औरंगजेब याद रखिएगा बीना बजाने में दक्ष था। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। इसे खुलदाबाद में दफनाया गया और उनके समय सूबेदारों की संख्या 20 थी। फ्रांसीसी यात्री फ्रांकोइस बर्नियर औरंगजेब के चिकित्सक थे। कौन थे? फ्रांसीसी यात्री फ्रांकोइस बर्नियर औरंगजेब के चिकित्सक थे। औरंगजेब के समय मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। नेक्स्ट अब हम लोग थोड़ा मुगल शासन व्यवस्था के बारे में देखते हैं कि इसकी व्यवस्था कैसे थी। मुगल शासन व्यवस्था के अंतर्गत मंत्री परिषद को विजारत कहा जाता था। क्या कहा जाता था? विजारत कहा जाता था। बाबर के शासनकाल में वजीर पद काफी महत्वपूर्ण था। कौन सा पद? वजीर पद काफी महत्वपूर्ण था। औरंगजेब के समय में असद खान ने सर्वाधिक 31 वर्षों तक दीवान के पद पर कार्य किया। किसने किया? तो असद खान ने औरंगजेब के समय में सबसे ज़्यादा 31 वर्षों तक दीवान के पद पर कार्य किया। मीर बख्शी द्वारा सरकत नाम के पत्र पर हस्ताक्षर के बाद ही सुना को हर महीने वेतन मिलता था। सॉरी, यहाँ सेना होगा, गलती से सुना लिखा गया है कि मीर बख्शी द्वारा सरकत नाम के पत्र पर हस्ताक्षर के बाद ही सेना को हर महीने वेतन मिल पाता था। लगनहीन भूमि को निरीक्षण सद्र करता था। लगनहीन भूमि का निरीक्षण कौन करता था? सद्र करता था। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है सूचना एवं गुप्तचर विभाग का प्रधान दरोगा ए डक चौकी कहलाता था।
सूचना एवं गुप्तचर विभाग का प्रधान कौन कहलाता था? दरोगा ए डक चौकी कहलाता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, जिसे मावदा या दीह कहते थे। मावदा के अंतर्गत छोटी छोटी बस्तियों को नगला कहा जाता था। मावदा के अंतर्गत छोटी छोटी बस्तियों को क्या कहा जाता था? नगला कहा जाता था। प्रांतों में शांति स्थापित करने वाले के लिए सूबेदार पद होता था। कौन सा पद होता था? सूबेदार। प्रांतीय राजस्व का प्रधान के लिए दीवान पद होता था। प्रांतीय राजस्व का प्रधान के लिए कौन सा पद था? दीवान पद होता था। प्रांतीय सैन्य प्रधान के लिए बख्शी पद होता था। सैन्य प्रधान के लिए बख्शी पद होता था। जिले का प्रधान फौजी अधिकारी के लिए फौजदार पद होता था। जिले का प्रधान फौजी अधिकारी के लिए फौजदार पद होता था। जिले का प्रमुख राजस्व अधिकारी के लिए आमील या अमल गुजार पद होता था। जिले का प्रमुख राजस्व अधिकारी के लिए आमील या अमल गुजार पद होता था। नगर प्रधान को कोतवाल पद कहा जाता था। नगर प्रधान को कोतवाल पद कहा जाता था। परगने का प्रमुख अधिकारी सिकदार पद कहलाता था। परगने का प्रमुख अधिकारी सिकदार पद कहलाता था। ग्राम के कृषकों से प्रत्यक्ष संबंध बनाना एवं लगन निर्धारित करना आमील का पद था। ग्राम के कृषकों से प्रत्यक्ष संबंध बनाना और लगान निर्धारित करना आमील का पद था। भूमिकर के विभाजन के आधार पर मुगल साम्राज्य की समस्त भूमि 3 वर्गों में विभाजित होती थी। पहले खालसा भूमि, जिसे प्रत्यक्ष रूप से, पहला विभाजन कौन सा था? तो खालसा भूमि, जिसे प्रत्यक्ष रूप से बादशाह के नियंत्रण में होते थे। दूसरा जागीर भूमि, जो तनख्वाह के बदले दी जाने वाली भूमि थी। तीसरा सायुरगल या मदद ए मास भूमि, जिसमें अनुदान में दी गई लगानहीन भूमि होती थी। तीसरा जो सायुरगल या मदद ए मास भूमि थी, उसमें अनुदान में दी गई लगानहीन भूमि होती थी। इसे मिल्क भी कहा जाता था। अकबर के द्वारा कड़ोरी नामक अधिकारी की नियुक्ति 1573 ईस्वी में की गई थी। कड़ोरी नामक अधिकारी की नियुक्ति कब की गई थी अकबर द्वारा? तो 1573 ईस्वी में की गई थी, जिसका कार्य था अपने क्षेत्र से 1 करोड़ दाम वसूल करना होता था। अकबर ने दहसाल नाम की नवीन कर प्रणाली प्रारंभ किया। दहसाल नाम की नवीन कर प्रणाली किसने प्रारंभ किया? अकबर ने। इस व्यवस्था को टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता है। और इसी दहसाल नाम की जो प्रणाली प्रारंभ किया गया, इस व्यवस्था को टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता है। इस व्यवस्था के अंतर्गत भूमि को 4 भागों में विभाजित किया गया। पहला था पुलिस। इसमें नियमित रूप से खेती होती थी और वर्ष में 2 बार फसल उगाना होता था। पहला कौन सा था? पुलिस में। दूसरा था परती। इस भूमि पर 1 या 2 वर्ष के अंतराल पर खेती की जाती थी। तीसरा था चाचर। इस पर 3 से 4 वर्ष के अंतराल पर खेती की जाती थी। और चौथा था बंजर भूमि या खेती योग्य भूमि नहीं थी, इस पर लगान नहीं वसूला जाता था। 1570-71 ईस्वी में टोडरमल ने खालसा भूमि पर भू राजस्व की नवीन प्रणाली जब्ती प्रारंभ की। किसने? तो टोडरमल ने खालसा भूमि पर भू राजस्व की नवीन प्रणाली जब्ती प्रारंभ की। इसमें कर निर्धारण की 2 श्रेणी थी। एक तो तखसीस और दूसरे को तहसील कहते थे। पहला तखसीस था और दूसरा तहसील था। औरंगजेब ने अपने शासनकाल में नस्क प्रणाली को अपनाया। किस प्रणाली को? नस्क प्रणाली को अपनाया और भू राजस्व की राशि को उपज का आधा कर दिया। मुगल काल में रुपये की सर्वाधिक ढलाई औरंगजेब के समय में हुई। आना सिक्के का प्रचलन शाहजहां ने करवाया। आना सिक्के का प्रचलन किसने करवाया? तो शाहजहां ने करवाया। जहांगीर ने अपने समय में सिक्कों पर अपनी आकृति बनवाई और साथ ही उस पर अपना और नूरजहां का नाम अंकित करवाया। मुगलकालीन लगान वसूल करने की 3 व्यवस्था थी। पहली व्यवस्था गला बख्शी था। इस व्यवस्था में फसल का कुछ भाग सरकार द्वारा ले लिया जाता था। दूसरी व्यवस्था नसक थी। इसमें खड़ी फसल के आधार पर लगान का अनुमान लगाकर फसल काटने पर उससे ले लिया जाता था और यह व्यवस्था बंगाल में थी। तीसरी व्यवस्था जब्ती थी। इसमें बोई गई फसल के आधार पर लगान का निश्चय किया जाता था जो नगद लिया जाता था। सबसे बड़ा सिक्का संसब सोने का था। सबसे बड़ा सिक्का जो था संसब, वो सोने का था। स्वर्ण का सबसे प्रचलित सिक्का इलाही था। स्वर्ण का सबसे प्रचलित सिक्का कौन सा था? इलाही था। मुगलकालीन अर्थव्यवस्था का आधार चांदी का रुपया था। मुगलकालीन अर्थव्यवस्था का आधार जो था वो चांदी का रुपया था। दैनिक लेन देन के लिए तांबे के दाम का प्रयोग होता था और 1 रुपये में 40 दाम होते थे।
1 रुपये में कितने होते थे? 40 दाम होते थे और लेन देन के लिए तांबे के दाम का प्रयोग होता था। मुगलकालीन सैन्य व्यवस्था पूर्णतः मनसबदारी प्रथा पर आधारित था। इसे अकबर ने प्रारंभ किया था। अकबर के जो मुगलकालीन सैन्य व्यवस्था है वो पूर्णतः किस पर था? मनसबदारी प्रथा पर आधारित था, जिसे अकबर ने प्रारंभ किया था। अकबर के शासनकाल में 29 ऐसे मनसबदार थे जो 5000 जाट के पदवी के थे, और लेकिन औरंगजेब के शासनकाल तक ऐसे मनसबदारों की संख्या 79 थी। जहांगीर ने सवार पद में 2 अस्पा एवं सिंह अस्पा की व्यवस्था की और सर्वप्रथम यह पद महाबत खां को दिया गया। जहांगीर ने सवार पद में 2 अस्पा एवं सिंह अस्पा की व्यवस्था की और सर्वप्रथम यह पद किसे दिया गया? तो महाबत खां को दिया गया। नेक्स्ट हम लोग मराठों का उत्कर्ष के बारे में देखेंगे, कैसे मराठा लोग उत्कर्ष किए। तो मराठा राज्य का संस्थापक शिवाजी था। मराठा राज्य का संस्थापक कौन था? शिवाजी था। शिवाजी का जन्म 6 अप्रैल 1627 ईस्वी में शिवनेरी दुर्ग जो जुन्नर के समीप है, कहाँ हुआ था? इनका जन्म 6 अप्रैल 1627 ईस्वी में शिवनेरी दुर्ग में जो जुन्नर के समीप है, वहाँ इनका जन्म हुआ था। उनके पिता का नाम शाहजी भोसले था। शिवाजी के पिता का नाम शाहजी भोसले और माता का नाम जीजाबाई था। शाहजी भोसले की दूसरी पत्नी का नाम टुकबाई मोहिते था। क्या था? टुकबाई मोहिते था। उनके गुरु का नाम कांडदेव था। क्या था? कांडदेव था। उनके गुरु का नाम कांडदेव था। लेकिन शिवाजी के आध्यात्मिक क्षेत्र में शिवाजी के आचरण पर गुरु रामदास का काफ़ी प्रभाव था। उनके गुरु का नाम कांडदेव तो था, लेकिन शिवाजी के आध्यात्मिक क्षेत्र में शिवाजी के आचरण पर गुरु रामदास का काफ़ी प्रभाव था। शिवाजी का विवाह साइन भाई निम्बालकर से 1640 ईस्वी में हुआ। शिवाजी का विवाह किससे हुआ? तो साइन भाई निम्बालकर से 1640 ईस्वी में हुआ। शिवाजी को पुणे की जागीर शाहजी ने प्रदान कर दी और स्वयं बीजापुर में नौकरी करने लगे। शिवाजी को पुणे की जागीर किसने प्रदान की? शाहजी ने, और स्वयं बीजापुर में जाके नौकरी करने लगे। शिवाजी ने 1644 ईस्वी में सर्वप्रथम बीजापुर के तोरन नामक पहाड़ी किले पर अधिकार किया। सबसे पहले तोरन नामक पहाड़ी किले पर शिवाजी ने अपना अधिकार जमाया, जो बीजापुर में था। शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया और शिवाजी को राजा की उपाधि औरंगजेब ने दी थी। रायगढ़ को अपनी राजधानी किसने बनाया? तो शिवाजी ने, और शिवाजी को राजा की उपाधि औरंगजेब ने दी थी। बीजापुर के सुल्तान ने अपने सेनापति अफजल खान को शिवाजी को पराजित करने के लिए भेजा था, लेकिन शिवाजी ने 1659 में अफजल खान की हत्या कर दी। शिवाजी ने सूरत को 1664 ईस्वी में और 1670 ईस्वी में लूटा। पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में महाराजा जयसिंह और शिवाजी के बीच हुआ। पुरंदर की संधि 1665 में महाराजा जयसिंह और शिवाजी के बीच हुआ। 1672 ईस्वी में शिवाजी ने पन्हाला दुर्ग को बीजापुर से छीना। पन्हाला दुर्ग को क्या किया? बीजापुर से छीना। 5 जून 1674 को शिवाजी ने रायगढ़ में वाराणसी के प्रसिद्ध विद्वान श्री गंगा भट्ट द्वारा अपना राज्याभिषेक करवाया। किसने? तो शिवाजी ने। शिवाजी को औरंगजेब ने 1666 ईस्वी में जयपुर भवन में कैद कर लिया। किसने? तो औरंगजेब ने। और 1666 ईस्वी में वह जयपुर भवन से भाग गए, लेकिन मात्र 53 वर्ष में 1680 में उनकी मृत्यु हो गई। किनकी? तो शिवाजी की। शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अष्टप्रधान कहा जाता था। अष्टप्रधान में याद रखिएगा, पेशवा का पद सर्वाधिक महत्वपूर्ण और सम्मान का होता था। कौन सा पद? पेशवा का पद। शिवाजी ने दरबार में मराठी को भाषा के रूप में प्रयोग किया। शिवाजी ने अपनी सेवा को 3 भागों में विभक्त किया। पहले पागल सीथा जो नियमित घुड़सवार सैनिक थे, दूसरा सिल्दर सुना था जो अस्थायी घुड़सवार सैनिक थे, और तीसरा पैदल सेना थी। तीसरा कौन था? पैदल सेना थी। शिवाजी ने अपनी सेना को 3 भागों में विभक्त किया था। पहला पागल सेना था, शायद यहाँ पे थोड़ा सा आप देख लीजिएगा सर्च के, क्या था कि पागल सी सेना था जो नियमित घुड़सवार सैनिक थे। दूसरा सिल्दर सेना था जो अस्थायी घुड़सवार सैनिक थे, और तीसरा पैदल सेना थी। शिवाजी को तोपें अंग्रेजों ने प्रदान की थी। शिवाजी को तोप कहाँ से मिलता था? तो अंग्रेजों ने प्रदान की थी। महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के जनक और मराठी भाषा और साहित्यिक के संस्थापक
भागवत गीता पर भावार्थ दीपिका नामक बृहद टीका लिखने वाले ज्ञानदेव या ज्ञानेश्वर थे, जैसे सामान्य रूप से ज्ञानेश्वरी के नाम से जाना जाता है। महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के जनक और मराठी भाषा और साहित्य के संस्थापक भागवत गीता पर भावार्थ दीपिका नामक बृहद टीका लिखने वाले ज्ञानदेव या ज्ञानेश्वर थे, जैसे सामान्य रूप से ज्ञानेश्वरी के नाम से जाना जाता है, जिसे सामान्य रूप से ज्ञानेश्वरी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट इसमें था कि एकनाथ ने रामायण पर भावार्थ रामायण नामक टीका लिखी। एकनाथ ने रामायण पर भावार्थ रामायण नामक टीका लिखी। महाराष्ट्र के अंतिम महान संत कवि रामदास थे। महाराष्ट्र के अंतिम महान संत कौन थे? कवि रामदास थे। मराठा राज्य के अंतर्गत दो क्षेत्र आते थे। एक क्षेत्र जिसमें मैराथन के नियंत्रण में होते थे, उन्हें स्वराज क्षेत्र कहते थे, और दूसरा वह क्षेत्र जिसमें वह चौथ एवं सरदेश मुखी वसूल करते थे, वह मुगतई कहलाते थे। मुगतई कहलाते थे। दूसरा कौन था? जिसमें वह चौथ एवं सरदेश मुखी वसूल करते थे, वह मुगतई कहलाते थे। चौथ भू राजस्व का 1/4 था, जो मैराथन के उस क्षेत्र पर आक्रमण नहीं करने के लिए दिया जाता था। सरदेशमुखी 10% का अतिरिक्त अधिकार था, जो उस क्षेत्र से लिया जाता था जो मुगलों के अधीन था, पर मराठा उस पर दावा करते थे। सरंजमी प्रथा का संबंध मराठा भूराजस्व व्यवस्था से है। राज्य का प्रशासन एवं अर्थव्यवस्था की देखरेख पेशवा करते थे। सैन्य प्रधान की देखरेख और सरी ए नौबत करते थे। सैन्य प्रधान की देखरेख कौन करते थे? सरी ए नौबत करते थे। आय व्यय, नेक्स्ट इसमें क्या दिया हुआ है आप ध्यान से समझिए कि आय व्यय का लेखा जोखा अमात्य करते थे, जो राजस्व मंत्री होते थे। आय व्यय का लेखा जोखा कौन करते थे? अमात्य करते थे, जो राजस्व मंत्री होते थे। सूचना गुप्तचर एवं संधि विग्रह के विभागों का अध्यक्ष वाक्यान्वित करते थे। सूचना गुप्तचर एवं संधि विग्रह के विभागों का अध्यक्ष वाक्यान्वित करते थे। राजकीय पत्रों को पढ़कर उसकी भाषा शैली को देखना चिटनिस करते थे। कौन करते थे ये काम? चिटनिस। विदेश मंत्री सुमंत कहलाते थे। विदेश मंत्री सुमंत कहलाते थे। धार्मिक कार्यों के लिए तिथि का निर्धारण पंडित राव करते थे। कौन करते थे? पंडित राव। न्याय विभाग का प्रधान न्यायाधीश होता था। न्याय विभाग का प्रधान कौन होता था? तो न्यायाधीश होता था। शिवाजी की कर व्यवस्था मलिक अंबर की कर व्यवस्था पर आधारित थी। किसकी व्यवस्था पर? मलिक अंबर की कर व्यवस्था पर आधारित थी। शिवाजी ने रस्सी द्वारा मैप की व्यवस्था के स्थान पर शिवाजी ने रस्सी के द्वारा माप की व्यवस्था के स्थान पर काठी एवं मानक छड़ी के प्रयोग को आरंभ किया। शिवाजी के समय कुल उपज का 33% भाग राजस्व के रूप में वसूला जाता था, जो बढ़कर 40% हो गया था। शिवाजी का उत्तराधिकारी संभाजी था। संभाजी ने कवि कलश को अपना सलाहकार नियुक्त किया। मुगल सेनापति मखरब खान ने संगमेश्वर में छिपे संभाजी एवं कवि कलश को गिरफ्तार कर लिया और संभाजी का हत्या कर दिया। संभाजी के बाद राजा राम को नए छत्रपति के रूप में राज्याभिषेक किया गया। राजा राम ने अपनी दूसरी राजधानी सतारा को बनाया। शिवाजी के किले की सुरक्षा के लिए हवलदार थे, जो किले के आंतरिक व्यवस्था की देखरेख करते थे, और सरेनोबत भी थे, जो किले की सेना का नेतृत्व करते थे, और सबनिस थे, जो किले की अर्थव्यवस्था, पत्र व्यवहार एवं भंडार की देखरेख करता था। राजाराम मुगलों से संघर्ष करता हुआ 1700 ईस्वी में मर गया। राजाराम की मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी ताराबाई अपने 4 वर्षीय पुत्र शिवाजी द्वितीय का राज्याभिषेक कराकर मराठा साम्राज्य की वास्तविक संरक्षिका बन गई। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद संभाजी के पुत्र साहू, जो औरंगजेब के कब्जे में था, वह भोपाल के निकट के मुगल शिविर से वापस महाराष्ट्र आया। साहू एवं ताराबाई के बीच 1707 ईस्वी में खेड़ा का युद्ध हुआ, जिसमें साहू विजयी हुआ। साहू ने 22 जनवरी 1708 ईस्वी को सतारा में अपना राज्याभिषेक करवाया। 1713 ईस्वी में साहू ने बालाजी विश्वनाथ को पेशवा बनाया। उनकी मृत्यु 1720 ईस्वी में हुई। इसके बाद पेशवा बाजीराव प्रथम हुए। विश्व बाजीराव प्रथम ने मुगल साम्राज्य की कमजोर हो रही स्थिति का फायदा उठाने के लिए साहू को उत्साहित करते हुए कहा कि आओ हम इस पुराने वृक्ष के खोखले तने पर प्रहार करें, शाखाएं तो स्वयं गिर जाएगी। हमारे प्रयत्नों से मराठा पटक कृष्णा नदी से तक फहराने लगेगी।
कृष्णा नदी के तट तक फहराने लगेगी। उत्तर में साहू ने कहा, निश्चित रूप से ही आप इसे हिमालय के पार गढ़ देंगे। निस्संदेह आप योगी पिता के योग्य पुत्र हैं। पलखेड़ा का युद्ध 7 मार्च 1728 को बाजीराव प्रथम एवं निजामुल मुल्क के बीच हुआ, जिसमें निजाम की हार हुई। इस हार में निजाम के साथ मूंगी सिवगांव की संधि हुई। दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा बाजीराव प्रथम था। उस समय मुगल बादशाह मोहम्मद शाह दिल्ली छोड़ने के लिए तैयार हो गया था। बाजीराव प्रथम मस्तानी नामक महिला से संबंध होने के कारण चर्चित था। बाजीराव जो है वो बाजीराव प्रथम मस्तानी नामक महिला से संबंध होने के कारण चर्चित में था। 1740 ईस्वी में बाजीराव प्रथम की मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद बालाजी बाजीराव पेशवा बने। 1750 ईस्वी में संगोला संधि के बाद पेशवा के हाथ में सारे अधिकार सुरक्षित हो गए। बालाजी बाजीराव को नाना साहब के नाम से भी जाना जाता था। झलकी की संधि हैदराबाद के निजाम एवं बालाजी बाजीराव के मध्य हुई। बालाजी बाजीराव के समय ही पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 ईस्वी को हुआ, जिसमें मैराथन की हार हुई। इस हार को नहीं सह पाने के कारण बालाजी की मृत्यु हो गई। माधवराव नारायण प्रथम 1761 में पेशवा बने। माधवराव ने ईस्ट इंडिया कंपनी के पेंशन पर रह रहे मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठाया। पेशावर नारायण राव की हत्या उसके चाचा रघुनाथ राव के द्वारा कर दी गई। पेशवा माधवराव नारायण द्वितीय की अल्प आयु के कारण मराठा राज्य की देखरेख 12 भाई सभा नाम की 12 सदस्यों के परिषद कर दी थी। इस परिषद के 2 महत्वपूर्ण सदस्य थे, महादजी सिंधिया एवं नाना फडणवीस। नाना फडणवीस का मूल नाम बालाजी जनार्दन भानु था। अंग्रेज जेम्स ग्रांट दफना बालाजी जनार्दन भानु को मैराथन का मैकियावेली कहते थे। अंग्रेज जेम्स ग्रांट दफना जो है वो बालाजी जनार्दन भानु को मैराथन का मैकियावेली कहते थे। अंतिम पेशवा राघव का पुत्र बाजीराव द्वितीय था, जो अंग्रेजों की सहायता से पेशवा बना था। मैराथन के पाटन में सर्वाधिक योगदान इसी का था। यह सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा सरदार था। 1776 ईस्वी में पुरंदर की संधि हुई, जिसके तहत कंपनी ने रघुनाथ राव के समर्थन को वापस ले लिया। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1783 ईस्वी में सालबाई संधि के साथ खत्म हुआ। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 5 ईस्वी में हुआ। इसमें भोसले ने अंग्रेजों को चुनौती दी। इसके फलस्वरूप 7 सितंबर 1803 को देवगांव की संधि हुई। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 19 ईस्वी में हुआ। इस युद्ध के बाद मराठा शक्ति और पेशवा के वंशानुगत पद को समाप्त कर दिया गया। विश्व बाजीराव द्वितीय ने कोरेगांव एवं अस्ती के युद्ध में हारने के बाद वेलकम के सम्मुख आत्मसमर्पण कर दिया। तब अंग्रेजों ने विश्व के पद को समाप्त कर दिया और बाजीराव द्वितीय को पुणे से हटाकर कानपुर के निकट बिठूर में पेंशन पर जीने के लिए भेज दिया और यहाँ 1853 में पेशवा बाजीराव द्वितीय की मृत्यु हो जाती है। थैंक यू। मध्यकालीन भारत के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो मैं आपको कवर करवा दिया। अब नेक्स्ट कभी मैं आपको जो आपका आधुनिक भारत है उसकी एक वीडियो लेके आऊँगा, जिसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। थैंक यू।